मित्रों, कल हमने पढ़ा था चैप्टर 4 जिसमें हमने विचित्र विचित्र प्रकार की मेंटल इलनेसेस पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसमें हम उन सभी समस्याओं का समाधान पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 का नाम है थेराप्यूटिक अप्रोचेस। इसमें भी बस 3 मेजर थियरीज दे रखी हैं जिन्हें हम अच्छे से पढ़ना है। हर थियरी के अंदर अलग अलग टाइप की थेरेपीज होती हैं। टॉपिक स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला टॉपिक है साइकोथेरेपी। उसका ये कोड बना रखा है DPTACG। इसको अपने जो भी तुम्हें बनाना हो वो बना लेना। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स। इसके फीचर्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। टाइप्स ऑफ थेरेपीज, उसमें हम ये सारी पढ़ेंगे, थियरीज पढ़ेंगे बहुत सारी। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अक्सर मिस कर देते हैं, जैसे कि एजेंट्स ऑफ चेंज पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या होते हैं? 3 होते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, ये बॉक्स बना था बुक में। फिर आते हैं बिहेवियर थेरेपी। तो इससे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो नॉर्मल जनरली डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं, तो उसके आंसर पढ़ेंगे क्या लिखना है। और इसमें मेथड्स और बिहेवियरल टेक्निक्स में अंतर समझ लेना, अलग अलग चीज़ें, एक दूसरे के क्वेश्चन को मिक्स मत कर देना। बिहेवियरल टेक्निक्स का कोड है ये मैन PTSD। इसमें भी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव थेरेपी। अब कॉग्निटिव टेक्निक्स तो मेन 2 हैं, एल्बर्ट एलिस की RET और एरन बेक की। एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए को क्योर करने के लिए कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। और इसके साथ एक और नई थेरेपी आई है हमारे पास, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज। इसमें इसकी जनरल डेफिनेशन, ये भी 6 नंबर का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, बिना किसी थेरेपी का नाम दिए, सिर्फ जनरल। फिर इसमें मेन 3 थेरेपी हैं, लोगोथेरेपी विक्टर फ्रैंकल की, और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रॉजर्स की, और गेस्टाल्ट थेरेपी पर्ल्स की। इसके बाद चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है, छोटे मोटे टॉपिक्स बचते हैं, जैसे कि हीलिंग फैक्टर सिर्फ 4 पॉइंट है। इसका कोड है टेंट, देखेंगे आगे कैसे याद करना है इसे। एथिक्स सिर्फ 6 एथिक्स हैं, और 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का तो वैसे इतना थोड़ा छोटा आएगा नहीं। 6 के 6 लिखने हैं, एक भी मिस नहीं करना है, नंबर कट सकते हैं। तो इसका कोड है HP गुच्ची। आगे देखेंगे इसे आंसर क्या लिखना है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा। और रिहेबिलिटेशन, ये सब इनमें से 4-6 नंबर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई मिस मत करना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इलाज। इसकी डेफिनेशन होती है वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट द वन हु सीक्स ट्रीटमेंट एंड थेरेपिस्ट द पर्सन हु ट्रीट्स। तो वॉलंटरी है यानी एक दूसरे की मर्जी से है। अगर क्लाइंट थेरेपिस्ट के पास जाएगा तभी थेरेपिस्ट क्लाइंट को ट्रीट करेगा। और तो इसका कोड बनाया था DPTACG। डी से हो गया है हमारी डेफिनेशन, या इसको D का V भी कर सकते हो, VPT कर लो। फिर अगला P से है पर्पस। साइकोथेरेपी का पर्पस क्या है? टू हेल्प द क्लाइंट सॉल्व हिज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सिंपल पॉइंट है। उसके बाद हम आते हैं T पे। T से है ट्रस्ट। अब इस रिलेशनशिप में सबसे जरूरी होता है ट्रस्ट, विश्वास, ताकि क्लाइंट को थेरेपिस्ट पे विश्वास हो कि ये मेरी बात अच्छे से सुनेगा, मेरी बुराई नहीं करेगा, किसी और को मेरे सीक्रेट शेयर नहीं करेगा, तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स फ्रीली डिस्कस कर सकता है। और इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रस्टफुल एंड कन्फाइडिंग रिलेशनशिप रिक्वायर्ड है। कन्फाइडिंग यानी कि अपनी बातें खुल के शेयर करना। DPTA। अब A से आता है अगला पॉइंट एम। एम होता है CDA। पहला एम है चेंज माल अडेप्टिव बिहेवियर, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रॉब्लम कब होती है, डिस्ट्रेस कब होता है, जब कोई माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है। दूसरा पॉइंट है D, डिक्रीज पर्सनल डिस्ट्रेस। अब मेन पॉइंट चीज तो ये है ना कि जब जो प्रॉब्लम है उसे कम करना है, वो कैसे होगी? बिहेवियर को चेंज करके। तो चेंज माल अडेप्टिव बिहेवियर, डिक्रीज पर्सनल डिस्ट्रेस एंड हेल्प द क्लाइंट अडाप्ट बेटर टू एनवायरमेंट। अब इन सब का मतलब हर चीज बिल्कुल इंटर रिलेटेड है।
एक दूसरे से एक दूसरी चीज हो रही है। तो चेंज माल अडाप्टिव बिहेवियर, डिक्रीज डिस्ट्रेस एंड हेल्प अडाप्ट। अब कभी कभी चेंजेस नीड टू बी मेड इन द पर्सनल एनवायरनमेंट ड्यू टू इनएडिक्वेसी इन मैरिटल, ऑक्यूपेशनल, सोशल एडजस्टमेंट। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ क्लाइंट का बिहेवियर चेंज करके सॉल्व नहीं हो जाती, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ता है जब उसकी सोशल एडजस्टमेंट में इनएडिक्वेसीज होती हैं, कमी मिलती हैं। तो ये इतना सा पूरा, अगर साइकोथेरेपी के नेचर और प्रोसेस पे क्वेश्चन आया तो बस इतना सा ही लिखना है। अरे नहीं सॉरी, 4 पॉइंट और बच गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेराप्यूटिक अप्रोचेस। अप्रोचेस का मतलब हम आगे पढ़ेंगे साइकोडायनेमिक बिहेवियरल अलग अलग होती हैं, पर ये उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सब में होती हैं। तो शायद जो सी यहाँ पे लिखा था ना, तो सी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक वाला पॉइंट ही है। कैरेक्टरिस्टिक होती हैं 4 PTCR करके। P से प्रिंसिपल, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग डिफरेंट थियरीज ऑफ थेरेपी। अब साइकोडायनेमिक बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक, एक्जिस्टेंशियल, ये सब मेनली साइकोलॉजिकल मॉडल्स हैं, थियरीज हैं। इनके प्रिंसिपल्स को ही इन बिहेवियर्स को चेंज करने में अप्लाई किया जाता है। दूसरा पॉइंट, practical training and expert supervision is necessary because an untrained person can cause more harm than good। तो थेरेपिस्ट के लिए जरूरी है कि उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली हुई है, एक्सपर्ट सुपरविजन में, वो अच्छे से ट्रेंड है। बिना ट्रेनिंग के साइकोथेरेपी नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि नकली डिग्री वाले डॉक्टर नहीं बन सकते। तो थेरेपिस्ट भी एक तरह का डॉक्टर ही होता है। सी से क्लाइंट इज द फोकस ऑफ अटेंशन। This is the relationship between a therapist and a client is the person who seeks help for emotional problems। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो क्लाइंट इज द फोकस ऑफ अटेंशन। क्लाइंट ही वो व्यक्ति है जिसकी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, जैसे कोई डिसऑर्डर है, एंजाइटी एक्सेट्रा है। और इन दोनों के इंटरेक्शन से ही बनती है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्योंकि मिनिमम 2 लोगों के बीच में होती है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में बातें होती हैं, एक दूसरे की हेल्प, मतलब थेरेपिस्ट क्लाइंट की हेल्प करता है। और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के फीचर्स हैं CID, कॉन्फिडेंशियल, इंटरपर्सनल एंड डायनामिक। कॉन्फिडेंशियल, जो भी बात दोनों के बीच में हो रही है वो किसी तीसरे के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इंटरपर्सनल, 2 लोगों के बीच में है। और डायनामिक, थेरेपी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थोड़ी थोड़ी ये रिलेशनशिप चेंज हो सकती है। जैसे अगर थेरेपी शुरू करो, थोड़ी ज़्यादा मीटिंग हो और ख़त्म करने के बाद रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, इसलिए डायनामिक कहते हैं। तो 4 पॉइंट थे PTCR, या तो वैसे भी कर सकते हो TTCT, ये भी इजी है। तो थियरी, प्रिंसिपल्स और ट्रेनिंग, क्लाइंट और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप CID। दिस ह्यूमन रिलेशनशिप इज सेंट्रल टू साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, क्योंकि वही होता है व्हीकल फॉर चेंज, एकमात्र वही चीज है जो कि क्लाइंट के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। तो यहाँ ये फ्लो चार्ट सा बना रखा था, देखो बीच में थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है जो हमारा टॉपिक है, तो एक पॉइंट ये खोद हो गया। इसमें इसके अलग अलग पार्ट क्या होते हैं। पहला पार्ट हो गया क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट जाता है थेरेपिस्ट के पास, दूसरा पार्ट थेरेपिस्ट हो गया, और तीसरा पार्ट है थेरेपिस्ट यूज करता है थियरीज के प्रिंसिपल्स को। तो इस तरीके से आराम से हम इस पूरे पार्ट को समझ सकते हैं। अब ये हमारा सी तो हो गया, अब ये जी से क्या है देखते हैं। जी से है गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में अगर 6 मार्कर आता है तो उसमें ये सारी चीजें लिखनी है, शॉर्ट में लिख देना। गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी का कोड है हाइड रैट्स। H से है, कहाँ गया, हैबिट्स को मॉडिफाई करना होता है एक गोल। I से है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना। D से है डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना। E से इमोशनल प्रेशर को कम करना है, कि इमोशनल प्रेशर जो डिस्ट्रेस होता है वही मेन प्रॉब्लम है, तो उसे कम करना होता है। R से है रीइंफोर्स द क्लाइंट्स रिजॉल्व फॉर बेटरमेंट। अगर क्लाइंट इम्प्रूव करने की कोशिश करता है तो हमें उसे रीइंफोर्स करना है, थेरेपिस्ट को उसे उसके लिए एनकरेज करना है। A से है मेक हिम अवेयर ऑफ लाइफ चॉइसेस
या क्लाइंट की सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है, वो अपनी लाइफ को और अच्छे से समझ पाए, अपने इमोशंस को और अच्छे से समझ पाए। टी से है थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना, जैसे कि हम देखें कॉग्निटिव थेरेपी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होती है, तो इन पैटर्न्स को चेंज करके पॉजिटिव बनाना भी एक गोल है। और लास्ट एस से है सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, वो सेम इस तरह का ही पॉइंट हो गया। बाकी जो बचे हैं वो देख लेते हैं। अनफोल्ड द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ करना चाहता है तो उसको उसमें हेल्प करनी है। एंड help the client relate to social environment in creative and self aware manner, अपनी सोशल लाइफ को उसको इम्प्रूव करना है। तो ये गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 4 लिख देना किसी भी आंसर में। साइकोथेरेपी नाम से कोई भी क्वेश्चन है उसमें ये लिख देना। हाइड रैट्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा? साइकोथेरेपी क्या होती है? साइकोथेरेपी थेरेपी कोई चीज इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, या कोई बीमारी सही करने का प्रोसीजर होता है। और साइको मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड, माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड। तो इसके ये डेफिनेशन हो गई, पर्पस हो गया, इसमें ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस, एम इसके, और कैरेक्टरिस्टिक्स 4, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और गोल्स। अब इसमें ही अगला टॉपिक है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, जो कि हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था। साइकोथेरेपी तो एक तरह से एक नया सब्जेक्ट जैसा मान लो, एक डिसिप्लिन तो वैसे साइकोलॉजी का ही पार्ट है, पर हाँ अलग चीज़ है, बहुत ब्रॉड चीज़ है। इसके अंदर एक पार्ट आ जाता है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, इसे कहते हैं अलायंस। तो अलायंस अगर वर्ड यूज हो रहा है, अलायंस करके क्वेश्चन पूछा, कंफ्यूज मत होना, अलायंस का मतलब है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, क्योंकि अलायंस है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में। इट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप और अलायंस इज अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट। इट इज नाइदर अ पासिंग अक्विंटेंस नॉर अ परमानेंट रिलेशनशिप। पासिंग अक्विंटेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब बस जान पहचान हो गई, एक दूसरे का नाम जानते हैं, शक्ल जानते हैं, पर इसके आगे कोई अच्छी क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा भी नहीं है क्योंकि उनकी रिलेशनशिप अच्छी है, वो दोनों साथ में प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं, और एम्पैथी भी है उस रिलेशनशिप में, पॉजिटिविटी भी है, तो वो पासिंग अक्विंटेंस या स्ट्रेंजर जैसी चीज़ तो नहीं है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, थेरेपिस्ट और क्लाइंट। पर इट इज नॉट अ परमानेंट रिलेशनशिप। इसका मतलब ऐसे फ्रेंडशिप होती है या फैमिली की रिलेशनशिप्स होती हैं, उनकी तरह परमानेंट भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एंड हो जाती है, इसलिए परमानेंट नहीं है। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट्स थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के, या दो फीचर्स। पहला है इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। ये एक पार्टनरशिप जैसा एग्रीमेंट होता है जिसका एम होता है क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्लाइंट को हेल्प करना। तो कॉन्ट्रेक्चुअल, क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट हो गया कि क्लाइंट उसके पास जाएगा और थेरेपिस्ट उसकी हेल्प करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होता है। जो मुद्दे की बात है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सही करना है, बस उसी बारे में बात करेंगे। और फिर ये तो हो गया एक तरह से, मान लो कि स्टार्ट कैसे होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है, और एंड कैसे होती है? इट इज लिमिटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी। वही जब तक क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, बस तब तक के लिए होती है। जब वो अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करना सीख जाता है, सेल्फ अवेयर बन जाता है ना, या डिसऑर्डर उसका सही हो जाता है, तो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। तो ये थे दो कंपोनेंट्स, सी डी, कॉन्ट्रेक्चुअल और ड्यूरेशन लिमिटेड। और इसी आंसर में अगर थेरेपेटिक रिलेशनशिप पे कोई 6 नंबर का आ गया तो उसी में आगे इसके फीचर्स भी ऐड कर देने हैं। इसका पहले ओवरऑल देखते हैं क्या था। APCF, ए से तुम्हारी अलायंस हो गई, उसमें डेफिनेशन भी आ गई। पी से परमानेंट नहीं है या पासिंग अक्विटेंस है, पासिंग अक्विटेंस भी नहीं है, ये पी से पॉइंट हो गया। और सी से आ गए कंपोनेंट CD। और अब आते हैं एफ जो था हमारा, एफ से टपक यूनिक फीचर्स। अब टपक कैसे? ये मानो इतनी वार्म और इमोशनल एम्पैथेटिक रिलेशनशिप है कि इससे एम्पैथी, प्यार, सब कुछ टपक रहा है, तो टपक इसका कोड बना दिया। टी से है, यह TUPEC। टी से है ट्रस्टिंग एंड कन्फाइडिंग रिलेशनशिप। ट्रस्टिंग किस लिए? ताकि वो उस पर क्लाइंट थेरेपिस्ट पे विश्वास करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स अनबर्डन कर दे। और कन्फाइडिंग का मतलब है वही सारी प्रॉब्लम्स ओपनली शेयर करना। तो ये ट्रस्टिंग होती है, कन्फाइडिंग होती है। यू से देखते हैं, यू से था अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये हमने कार्ल रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में पढ़ा था क्या होता है।
कि द थेरेपिस्ट कन्वेज टू द क्लाइंट दैट ही इज नॉट जजिंग हिम। और अगर क्लाइंट रूड होगा या अपनी गलत गलत बातें उसके साथ शेयर करेगा, तब भी जो थेरेपिस्ट है वो उसे क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ना ही उसे जज करेगा। वो उसके लिए वो सेम पॉजिटिव फीलिंग पूरी थेरेपी के टाइम के लिए मेंटेन करेगा। तभी तो क्लाइंट को उसमें ट्रस्ट आएगा और वो अपनी प्रॉब्लम्स उसे खुल के बता पाएगा। और द थेरेपिस्ट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्टिंग, एम्पैथेटिक, जेन्युइन एंड वार्म रिलेशनशिप, ऐसे ही कुछ। तो एक्सेप्टिंग है, उसकी सारी बातें मानेगा। एम्पैथेटिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। जेन्युइन, कुछ झूठ भी नहीं बोल रहा है। और वार्म मतलब प्यार भरी रिलेशनशिप है। एम्पैथी, एम्पैथी से पहले हम समझते हैं दो एम्पैथी से रिलेटेड टर्म्स जो होती हैं सिंपैथी और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सिंपैथी हम सबको पता है क्या होता है, दया करना, कंपैशन, पिटी। किसी की सफरिंग को देख के हम उस पर दया करने लगते हैं कि ओ बेचारा ये तो प्रॉब्लम में है, पर इसमें हम बस दया करके छोड़ जाते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं उसे, और वी डू नॉट फील लाइक द अदर पर्सन, हम उसकी तरह महसूस नहीं कर पाते। तो ये सिर्फ एक दया हो गई जिसमें बस तुम बस दया कर रहे हो, उसके आगे कुछ नहीं कर रहे। इससे भी और छोटे लेवल पे होती है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये कोल्ड होती है। कोल्ड का मतलब होता है इमोशनलेस या फिर पत्थर दिल। इसमें इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हम बस किसी को देख के उसकी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है इसकी, तो ये तो इसी की वजह से, इसी की गलती है। इमोशन नहीं होते हमें कोई। ये सिंपैथेटिक भी नहीं होती, और हम उसकी तरफ फील करना तो दूर, सिंपैथी भी नहीं दिखा रहे, तो एम्पैथेटिक भी नहीं होती। जबकि सिंपैथी में हम दया तो करते हैं, पर एम्पैथी उन सब से बढ़कर है। एम्पैथी में वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन सफरिंग एंड वी फील लाइक द अदर पर्सन। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो हम भी उसके साथ बैठ के रोने लगे और उसकी प्रॉब्लम को शेयर करें अपने साथ। एम्पैथी से ही कोई भी रिलेशनशिप हीलिंग रिलेशनशिप बनती है। इसलिए ये सब थेरेपी वगैरह की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम ओपनली बात कर पाएं थेरेपिस्ट के साथ। तो अगर कभी प्रॉब्लम आए तो ऐसी एम्पैथेटिक रिलेशनशिप जरूर होनी चाहिए, कोई दोस्त, फैमिली, जिनके साथ हम बातें डिस्कस कर पाएं। और किसी और को भी अगर हम दुख में देखें तो हमें उसके प्रति इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखानी है, ना ही केवल सिंपैथी करनी है, एम्पैथी करनी है। उससे पूछो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसे क्रिटिसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, उसे मदद करनी है। अब ये टॉपिक में पी से था प्रोफेशनल। पी से प्रोफेशनल, ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल होनी चाहिए। मतलब थेरेपी के बाहर, क्लिनिक के बाहर इस रिलेशनशिप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। क्लाइंट और थेरेपिस्ट बाद में, ऐसा नहीं कि बाद में दोस्त बन गए और अपने घर पे बुला रहे उसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ा था कि वो तीसरे के पास कोई बात ना पहुंचे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, फीलिंग्स, थॉट्स। इसका कोड था फीट। ऐसे समझ लो कि उसने अपने पैर को, कॉन्फिडेंशियल है, मतलब पैर कॉन्फिडेंशियल क्यों ही होगा, पर कोई बात नहीं, पैर कॉन्फिडेंशियल है। तो फीट, फीलिंग्स, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, थॉट्स कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। एंड द थेरेपिस्ट शुड नॉट एक्सप्लॉइट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। उसे उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, उसे सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा आंसर था थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, 6 मार्क पक्के इसमें। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ये 1 2 3 और यहाँ के 4-5 पॉइंट और हैं। अब हम मेन, हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो, टाइप्स ऑफ थेरेपीज, पढ़ने की बातें हैं। अलग अलग थेरेपीज हैं, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट, मेथड्स और टेक्निक्स हैं। 3 ग्रुप्स में हम कैटेगराइज करते हैं थेरेपीज को। साइकोडायनेमिक, ये सबसे पहले आई, सबसे पुरानी है साइकोडायनेमिक, सिगमंड फ्रॉइड ने स्टार्ट करी थी। उसके बाद आई सेकंड नंबर पे बिहेवियरल, और सबसे लास्ट में सबसे नई थेरेपीज हैं एग्जिस्टेंशियल, इन्हें कहते हैं थर्ड फोर्स। थर्ड फोर्स क्योंकि तीसरी नंबर की हैं। ये टेबल है क्लासिफिकेशन पैरामीटर्स, हम कैसे कैटेगराइज करते हैं थेरेपीज को। तो एक एक करके सारी थेरेपीज देखते हैं। साइकोडायनेमिक, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, 8 ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस और सेक्सुअल अग्रेसिव इम्पल्सेस, वो वाली थियरी जो थी। तो पहले देखते हैं कॉज क्या होता है। साइकोडायनेमिक थियरीज में प्रॉब्लम किस चीज को मानते हैं, प्रॉब्लम का डायरेक्ट कॉज क्या है, वो होता है इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। यानी 8 ईगो सुपर ईगो में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि 8 इम्पल्सेस वर्सेस मोरल्स और सोसाइटी का दबाव, इस सब की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है।
वो डायरेक्ट कॉज है एबनॉर्मल बिहेवियर का। हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सेम चीज़, कुछ नई बात नहीं है। अब ये जो इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनका इनका कॉज क्या है? तो एक तरह से कॉज ऑफ कॉज। तो इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अनरिजॉल्व चाइल्डहुड डिजायर्स और फियर्स। बचपन में जो हमारे ये इड वाले डिजायर्स होते हैं, जैसे कि उसमें इडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया, या फिर जितने भी पांचों स्टेज होते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के, वो अनरिजॉल्व रह गए, उनकी वजह से बड़े होके भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू रहते हैं। तो चाइल्डहुड फियर्स अनरिजॉल्व रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब देखते हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी में मेथड्स क्या यूज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के। तो फ्री एसोसिएशन और रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स। बुक में इतना ही दिया है। पहले क्या था, सिलेबस में साइकोडायनेमिक पूरा एक टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर, पर अब ये सिलेबस से रिमूव कर दिया कि बहुत सारी चीज़ें हम पिछले 2-3 चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं। तो फ्री एसोसिएशन में क्या होता है कि क्लाइंट, वो थेरेपिस्ट क्लाइंट को लिटा देता है काउच पे और उससे आंख बंद करवा देता है और बस पूछता है कि जो मन में आ रहा है बिना सेंसर करे, ठीक है, हेजिटेट नहीं करना, अच्छी बात है बुरी बात है, जो मन में आ रहा है बस बक 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 बोलते रहो। और दूसरा तरीका होता है रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स, अपने रिपोर्ट करना। इसकी तो पूरी बुक भी थी सिगमंड फ्रॉइड की, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स करके। तो इन फ्री एसोसिएशन उसके रैंडम जो बात होते हैं जो उसके मन से निकलते हैं, और उसकी ड्रीम्स को जो थेरेपिस्ट है वो इंटरप्रेट करता है और कोशिश करता है उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की। देखेंगे हम आगे कैसे करता है वो। अब नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है? तो इसमें थेरेपिस्ट का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थेरेपिस्ट ही है जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि क्लाइंट अपने अनकॉन्शियस में अकेला नहीं जा सकता। ठीक है। बेनिफिट इसके होते हैं इमोशनल इंसाइट, क्योंकि अब क्लाइंट उसकी प्रॉब्लम समझ चुका है, वो उसे सीधा सीधा बता देता है कि ये तुम्हारे रिप्रेस डिजायर्स हैं, ये तुम्हारे इंटरनल इड वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो उनको अंडरस्टैंड करना, उन्हें एक्सेप्ट करना और उन्हें चेंज करना, ये सब इमोशनल इंसाइट से होता है। इससे अपने आप ही सिम्टम्स और डिस्ट्रेस कम हो जाते हैं। जैसे कि उसका कोई रिप्रेस डिजायर है ना, तो उसे चाहिए पर वो खुद सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो उस चीज को बार एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अनकॉन्शियस में ये है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मुझे रिप्रेस डिजायर को ऊपर कॉन्शियसनेस में लाना ही पड़ेगा और उसी हिसाब से जीना पड़ेगा। इसकी ड्यूरेशन पहले तो बहुत लंबी लंबी चलती थी, बहुत सालों तक, पर आजकल 10-15 सेशन में पूरी हो जाती है। अगला देखते हैं बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में प्रॉब्लम जो है वो है फॉल्टी बिहेवियर्स और कॉग्निशन, और ये प्रेजेंट में है, मतलब आज के दिन जो भी बिहेवियर माल अडाप्टिव है वही प्रॉब्लम का डायरेक्ट कॉज है। अब इसकी पर जड़ कहाँ से थी ये प्रॉब्लम, बिल्कुल रूट शुरू कहाँ से हुई? पहला कॉज क्या था इसका? वो था फॉल्टी कंडीशनिंग। क्योंकि यहाँ बिहेवियर है तो बिहेवियर हम कैसे लर्न करते हैं बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर मॉडल के हिसाब से फॉल्टी कंडीशनिंग और फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स, फॉल्टी थॉट पैटर्न्स, फॉल्टी लर्निंग, फॉल्टी थिंकिंग, फॉल्टी बिलीव्स, एंड ये सब मालअडैप्टिव बिहेवियर के कॉजेज हैं। तो लर्निंग, फॉल्टी लर्निंग। अब देखते हैं थेरेपी में क्या होता है। थेरेपी में जो थेरेपिस्ट है वो पहले तो फॉल्टी बिहेवियर या थॉट्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद ऑल्टरनेट बिहेवियरल कंटिजेंसीज का प्लान बनाता है। यानी कि पहले तो हमारा अडैप्टिव आइडेंटिफाई करा, अब प्लान बनाया कि इसकी जगह पे हमें कौन से नए बिहेवियर्स रिप्लेस करने हैं जो कि अडैप्टिव हों। और कॉग्निटिव में ये तो बिहेवियर पार्ट हो गया, अब कॉग्निटिव भी इसी के जैसे पैरेलल चलता है। उसमें यही फॉल्टी बिहेवियर की जगह फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न और इरेशनल थॉट्स को रैशनल में कन्वर्ट करना पर्पज है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, इसमें भी थेरेपिस्ट ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि थेरेपिस्ट ही क्लाइंट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है और उसे करेक्ट करता है। इसमें बेनिफिट होता है, इसका चीफ बेनिफिट अडाप्टिव बिहेवियर और थॉट पैटर्न रिप्लेस कर देते हैं। तो जब माल अडाप्टिव चीज अडाप्टिव बन जाएगी तो उसका हेल्दी बिहेवियर और हेल्दी थॉट्स आने लगेंगे क्लाइंट को, तो उसके सिम्टम और डिस्ट्रेस अपने आप कम हो जाएंगे। ये बहुत छोटा होता है और कुछ महीने ही चलता है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी ये प्रेजेंट में डील करता है। अब देखो ये सब तो थे, ये पास्ट हो गया चाइल्डहुड, और ये भी पास्ट में फॉल्टी लर्निंग कहाँ से शुरू हुई, ये प्रेजेंट में डील करता है। प्रेजेंट फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, एलियनेशन और फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। लोनलीनेस अकेलापन, एलियनेशन हम समाज से दूर होते जा रहे हैं।
फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, फ्यूटिलिटी का मतलब मीनिंगलेसनेस। तो ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि मेरे जीवन का क्या ही पर्पस है, या ये सब जीना तो बिल्कुल व्यर्थ है, कुछ करना ही नहीं चाहिए, जिससे हम देखते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब से क्या होता है, मेन प्रॉब्लम है मीनिंग, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। मेरे जीने का क्या मतलब जब पेन से इंक ही नहीं निकल रही। अरे यार, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ मीनिंग एंड लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, तो ये फ्यूटिलिटी की फीलिंग होती है, ये प्रॉब्लम के कॉज होते हैं। मेथड इसमें क्या होता है, मेन चीज़ है थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट, एक बहुत ही पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग, नॉन जजमेंटल, ये हो गया पान। तो ऐसे सोचो कि थेरेपिस्ट ने क्लाइंट को एक पान दे दिया, लो भाई ये फालतू की अपने क्वेश्चंस बंद करो और पान खाओ, और फिर पान करते करते वो बात करते हैं, और बात करते करते पर्सनल ग्रोथ के सॉल्यूशंस निकालते हैं। जैसे थेरेपिस्ट, मैं सोच रहा था अब मेरे जीने का क्या ही मतलब है। अरे भाई भाई, अरे इतनी टेंशन मत लो, तुम पान खाओ। नहीं नहीं, मेरे जीने का क्या ही मतलब है जब तुमने, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ मेथड आगे पढ़ेंगे पूरा। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप में इसमें ये सब थेरेपिस्ट थेरेपिस्ट थे, पर ये क्लाइंट सेंटर्ड होती हैं। इसमें क्लाइंट का एक्टिव रोल होता है, क्लाइंट खुद अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है और खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे अराइव करता है, सिर्फ सोच सोच के। और थेरेपिस्ट का काम है सिर्फ एक वार्म और पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उसे पान खिलाना, पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग और नॉन जजमेंटल होना। इसके बेनिफिट्स हैं पर्सनल ग्रोथ, जैसे ह्यूमनिस्टिक थियरी में होता है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ, वो सब। पर्सनल ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, वंस एस्पिरेशंस एंड मोटिव्स एंड इमोशंस। तो यहाँ क्या, ओ मी बन गया, वन सेल्फ, वंस एस्पिरेशंस, मोटिव्स एंड इमोशंस। तो अपने आप को जानना है एग्जिस्टेंशियल और ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज का बेनिफिट, पर्सनल ग्रोथ। इसकी ड्यूरेशन भी बहुत छोटी होती है, फ्यू मंथ्स। तो अच्छे से इस पे तो क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं हैं ही। आगे देखते हैं। तो एक कॉमन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस थ्रू साइकोलॉजिकल मीन्स। अच्छा, क्या है ये, एजेंट्स ऑफ चेंज तीन होते हैं, थेरेपिस्ट है एक, तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, और थेरेपी का प्रोसेस है। ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से बिहेवियर में चेंज आता है। अब एक टॉपिक देखते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। तो इसे पढ़ने से पहले नॉर्मल से बात समझो कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें ये तो नहीं कि बस देखते ही बात करते ही दवाई दे देता है, पहले हमारे सिम्टम्स पूछता है, हमसे पूछता है कि क्या दिक्कत है, टेस्ट वगैरह करता है और फिर उनकी रिपोर्ट्स देखता है, उस बेसिस पे वो हमें दवाइयाँ देता है या फिर थेरेपीज बताता है या ट्रीटमेंट बताता है क्या करना है। सेम चीज़ थेरेपिस्ट करता है। और जैसे डॉक्टर बिना सिम्टम्स देखे, बिना टेस्ट करे दवाई नहीं दे सकता, वरना क्या पता गलत दवाई मिल जाए, वैसे ही थेरेपिस्ट को भी पहले क्लिनिकल फॉर्मुलेशन करना ज़रूरी है, उसी के बाद वो थेरेपी की टेक्निक सिलेक्ट करता है और थेरेपी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। तो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन होती है यानी प्रॉब्लम्स को लिस्ट करना, और ये जिस भी मॉडल में थेरेपिस्ट ट्रेंड है उस मॉडल में होती है। जैसे बिहेवियरल है तो वो बिहेवियर मॉडल से करेगा, है ना, ह्यूमनिस्टिक है वो ह्यूमनिज्म से करेगा। अब इसके ये फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम के तीन एडवांटेज होते हैं। पैट, पी से प्रॉब्लम, पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की फुल इम्प्लीकेशन समझ आते हैं। और ए से है एरियाज, आइडेंटिफाई टारगेट एरियाज, प्रॉब्लम में जिस एरिया को हमें पर्सन के बिहेवियर को टारगेट करना है, जैसे हमें चेंज करना है, उस पे फोकस करते हैं, वो आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे कि अगर कोई जॉब में अपने सुपीरियर्स को, सीनियर्स को फेस नहीं कर पाता, बॉसेस से बहुत डरता है, तो उसमें हमें असर्टिवनेस और उसकी एंजाइटी को टारगेट करना पड़ेगा, इनको चेंज करना है। तीसरा है टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक। अब जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है वही, जैसे जो समस्या है उसकी दवाई दी जाएगी ना, तो जो प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से टेक्निक यूज करी जाएगी। टेक्निक वैसे तो थेरेप्यूटिक पूरे सिस्टम पे डिपेंड करती है कि जिसमें वो साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड है, पर उसमें ब्रॉड डोमेन में भी एग्जैक्ट टेक्निक की चॉइस, टाइमिंग कब देनी है और आउटकम्स के एक्सपेक्टेशन, ये क्लिनिकल फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सिम्टम्स क्या है।
क्लिनिकल फॉर्मुलेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जैसे जैसे थेरेपी चलती जाती है वैसे वैसे थेरेपिस्ट जैसे क्लाइंट को ऑब्जर्व करता है उस हिसाब से क्लिनिकल फॉर्मुलेशन को मॉडिफाई करता रहता है, ये फॉर्मुलेशन होती रहती हैं। वैसे पहले एक दो सेशन में जो इंटरव्यू और इमोशनल अनबर्डनिंग होती है उनमें पर्याप्त मटेरियल मिल जाता है थेरेपी शुरू करने का, पर क्लिनिकल फॉर्मुलेशन से पहले थेरेपी शुरू नहीं करनी चाहिए। जल्दी जल्दी करते हैं, अब बहुत फ्लो वाला पार्ट शुरू हो रहा है, ये सब बहुत मिक्सड अप था। तो बिहेवियर थेरेपी अगर अकेली इसकी डेफिनेशन पूछ ली तो 6 पॉइंट्स ये रहे, देखो FPLSF, अरे ये तो 5 ही है, कोई बात नहीं। F से है फॉल्टी बिहेवियर थिंकिंग पैटर्न कॉज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। पहले दूसरे चैप्टर से हम हर चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं, बिहेवियर थेरेपी फॉल्टी बिहेवियर थिंकिंग पैटर्न कॉज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ठीक है। और द थेरेपी इज फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट बिहेवियर एंड थॉट एंड फॉल्टी पैटर्न्स, प्रेजेंट बिहेवियर एंड थिंकिंग फॉल्टी पैटर्न्स, प्रेजेंट पे फोकस्ड है और पास्ट को ही एक्सप्लोर करता है सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फॉल्टी लर्निंग हुई है ना उसके ओरिजिन को समझने के लिए, ताकि हम और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाए। समस्या की जड़ को समझने के लिए पास्ट में प्रूव करते हैं, अन्यथा नहीं, हम प्रेजेंट पे ही फोकस करेंगे। फिर लर्निंग थियोरी के प्रिंसिपल्स काम करते हैं इस थेरेपी में। लर्निंग थियोरीज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कहाँ चले गए, जो वो आई मीन ये होती है ना, क्या क्या होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग थियरी, इनके प्रिंसिपल्स की क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है, इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करा जाता है बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस हैं इसमें, बहुत सारे हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे लगभग 7-8 पढ़ेंगे, इतने सारे, कोई एक फिक्स थियरी नहीं है, ये बहुत सारे अलग टेक्निक्स होते हैं, इट इज नॉट यूनिफाइड थियरी। अब देखो साइकोडायनेमिक तो एक तरह से हम कह सकते हैं यूनिफाइड है, क्योंकि इसमें हर प्रॉब्लम का कॉज मान रहे हैं किसे, एड ईगो सुपरियर कॉन्फ्लिक्ट को। और ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल भी काफी हद तक सेम सी हैं सारी थेरेपीज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वगैरह। पर बिहेवियर थेरेपीज में एक तो हमारे इतने सारे वो हो गए, तीन तो हमारी थियरी आ गई मेन, और उसके अंदर बहुत सारी रीइंफोर्समेंट अलग अलग टाइप्स की होती हैं, इमिटेशन का प्रोसेस कैसे करना है, इसलिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स होते हैं, यूनिफाइड थियरी नहीं है। सिम्टम्स एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ही डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक एंड इंटरवेंशन। तो जैसे वही साइकोडायनेमिक में हर चीज़ को हम सेम टेक्निक बता देते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, पर इसमें स्पेसिफिक जो एग्जैक्ट सिम्टम है स्पेसिफिकली उसके हिसाब से नई टेक्निक तुम्हें दी जाएगी। जैसे फोबियाज की अलग होती है, एंगर का ट्रीटमेंट अलग होता है, डिप्रेशन का अलग होता है, एंजाइटी का अलग होता है। अब देखते हैं फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर थेरेपी, यह है BFM। आर फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर थेरेपी आर, यानी कि पूरी थेरेपी का बेस किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मुलेटिंग द डिसफंक्शनल और फॉल्टी बिहेवियर, तो जो फॉल्टी बिहेवियर है उसे आइडेंटिफाई करना है, एंड द फैक्टर्स विच रीइंफोर्स और मेंटेन द बिहेवियर, तो जो बिहेवियर है हमने इन थियरीज में देखा है कि ये रीइंफोर्समेंट पे ही बिहेवियर काम करते हैं, तो इन फैक्टर्स को हमें समझना है क्या है, एंड डिवाइजिंग मेथड्स फॉर चेंज, इन्हें चेंज करने का तरीका ढूंढना है, BFM बिहेवियर फैक्टर मेथड। अगला टॉपिक है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। मेथड क्या है, इस मेथड को कहते हैं बिहेवियरल एनालिसिस। क्लाइंट को इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू करके पता करते हैं कि उसका माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है। माल फंक्शनिंग बिहेवियर मतलब डिस्ट्रेस कॉजिंग बिहेवियर, किस बिहेवियर की वजह से उसे दिक्कतें हो रही हैं। एग्जाम्पल मान लो किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन हो गया है, तो वह बहुत सिगरेट पीता है, तो उसका माल फंक्शनिंग बिहेवियर हो गया सिगरेट पीना। अब ये MAM मैम मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है मैम। ए से एंटीसीडेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। एंटीसीडेंट फैक्टर्स इनको ही कहते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिन्होंने इस बिहेवियर को पहली बार कॉज करा या जिसने क्लाइंट को प्रीडिस्पोज किया बिहेवियर में इंडल्ज होने के लिए। जैसे कि हमें इंटरव्यू करके पता चला उस क्लाइंट का कि इसकी एक बार एग्जाम हो रही थी और एग्जाम के टाइम में से बहुत एंजाइटी हो रही थी, जिससे कोप करने के लिए इसने पहली बार सिगरेट पी, तो एंजाइटी हो गई एंटीसीडेंट फैक्टर। फिर आते हैं मेंटेनिंग फैक्टर। अब उसका एग्जाम तो खत्म हो गई, अब वो एग्जाम भी नहीं दे रहा, बड़ा हो गया, पर तब भी वो सिगरेट पीता है, क्यों? तो मेंटेनिंग फैक्टर्स होते हैं परसिस्टेंस, जो बिहेवियर का करते हैं।
तो यहाँ आ जाते हैं रीइंफोर्सर्स। तो जब उसने सिगरेट पहली बार पी तो पीने के बाद उसे रिलीफ महसूस हुआ, उसका स्ट्रेस कम हो गया। तो ये एक तरह से उसकी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल गई, उसे सिगरेट पीने के बाद प्लेजर मिला। तो अब यही रीइंफोर्समेंट से वो बार बार उस बिहेवियर में करने के लिए प्रवृत्त होता रहता है और उसका एस्टैब्लिश हो जाता है ऑपरेंट रिस्पॉन्स ऑफ स्मोकिंग। जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने पढ़ा था ना कि एक चूहा है, वो रैंडमली जब भी लीवर दबाता है, एक बटन प्रेस करता है, तो ऊपर से खाना गिरता है। अब उसे बटन प्रेस करने में कोई प्लेजर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, उसे पता है कि वो बिना बात ये सब क्यों कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा जो स्मोकर भाई है, उसे पता है कि सिगरेट पीना गलत बात है और वो उसे चेंज करना भी चाहता है पर कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसे चूहे को जैसे ही खाना मिलता है तो वो खुश हो जाता है और वो बार बार बटन प्रेस करता है, क्योंकि उसे पता है जब भी बटन प्रेस करूंगा तो खाना मिलेगा। वैसे ही ये स्मोकिंग तो छोड़ना चाहता है, पर क्योंकि स्मोकिंग के बाद इसे रिलीफ मिलता है, उस चीज को ये छोड़ नहीं सकता, उसे रिलीफ अच्छा लगता है। छोड़ो, हो गया, खत्म, बकवास कर रहा हूँ मैं। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट सिंपली 3 पॉइंट: बिहेवियर एनालिसिस, मैल फंक्शनिंग बिहेवियर आइडेंटिफाई करना, एंटीजेनिक फैक्टर, मेंटेनिंग फैक्टर। अब देखते हैं ट्रीटमेंट का प्रोसेस। ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। फॉल्टी बिहेवियर को आइडेंटिफाई करा, पढ़ा था हमने। ट्रीटमेंट पैकेज को चूज किया, क्या क्या टेक्निक्स यूज करनी है, ट्रीटमेंट चूज किया। और एम होता है ट्रीटमेंट का एक्सटिंग्विश और एलिमिनेट फॉल्टी बिहेवियर एंड सब्स्टिट्यूट देम विद अडैप्टिव बिहेवियर पैटर्न। क्या है ये बुक, हर बार बार सेम ही चीज रिपीट होती रहती है। ठीक है, अब ये प्रोसेस एक होता है, इसे कहते हैं एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस। तो देखो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम कर रहा है, इसका मतलब थेरेपिस्ट एस्टैब्लिशेस ऑपरेशंस। एंटीसीडेंट ऑपरेशन, एंटीसीडेंट यानी कि पहले आने वाला। तो कंट्रोल बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रीसीड्स बाय इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द रिइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ द पार्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। तो जो बिहेवियर है उसकी रीइंफोर्सिंग वैल्यू को कम या ज़्यादा करना, अपनी जो भी हमें गोल है उसके हिसाब से उसके पहले की कोई चीज़ को हटा, चेंज करके। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक बच्चा है जो अपना खाना पूरा नहीं खाता, डिनर छोड़ देता है। तो इसका एंटीसीडेंट ऑपरेशन हो, एंटीसीडेंट फैक्टर इसका ये है कि खाने से पहले वो बहुत ज़्यादा कुरकुरे खा लेता है, जिसकी वजह से उसका पेट भर जाता है, इसलिए वो खाना पूरा नहीं फिनिश करता। तो इसका एंटीसीडेंट ऑपरेशन हो जाएगा कि उसके स्नैक टाइम का जो खाना है उसको कम कर दो। इससे खाने की रीइंफोर्सिंग वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हमें खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, नॉर्मल सी बात है। तो इस चीज़ को कहते हैं एंटीसीडेंट ऑपरेशन। अब सेकंड स्टेप होता है कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन में हम बिहेवियर के बाद की किसी चीज़ को चेंज कर देते हैं रीइंफोर्समेंट देने के लिए। जैसे कि खाना खत्म, जब भी वो बच्चा खाना अपना पूरा फिनिश करे, उसके लिए सब उसे अप्रिशिएट करें, उसे एनकरेज एनकरेज इससे उसे एनकरेजमेंट मिलेगी। उसे पता है कि मुझे इस चीज़ पे मेरी तारीफ हो रही है, तो वो वही चीज़ और करेगा। These both processes establish the response of eating dinner. एंटीसेडेंट ऑपरेशन, पहले वाली किसी चीज को चेंज करना रीइंफोर्समेंट की वैल्यू चेंज करने के लिए। कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, बिहेवियर के बाद की किसी चीज को चेंज करना। अब देखते हैं रिलैक्सेशन प्रोसीजर। वैसे ये बात का टॉपिक है, मतलब इसी थेरेपी का पार्ट है, पर हम पहले समझ लेते हैं। अब जैसे देखो, हमने ये स्मोकिंग वाला एग्जांपल में देखा था कि एंजाइटी एंटीसेडेंट फैक्टर बन गई। एंजाइटी की वजह से हम बहुत सारे गलत बिहेवियर में इंडल्ज होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ईटिंग, है ना, ड्रिंकिंग, ये सब। एंजाइटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। मैनिफेस्टेशन यानी एग्जिस्टेंस में है ना उसके फिजिकल सिम्टम। इंक्रीजेज द अराउजल लेवल ऑफ क्लाइंट, जैसे कि वही हार्ट बीट बढ़ना और ब्रीदिंग रैपिड होना। अराउजल लेवल, हमारी बॉडी बिल्कुल सचेत सी हो जाती है। एंटीसीडेंट फैक्टर है इन सारे बिहेवियर्स का। और एंजाइटी को अगर हम कम कर देंगे ना, तो हम इन बिहेवियर्स को भी कम कर सकते हैं। एंजाइटी कम करने के जैसे 2 तरीके लिखे हैं। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, ये फिजिकल वाली जो एंजाइटी उसे कम करने के हैं। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन में क्या होता है, क्लाइंट इज टोल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स मसल्स and he is told to be aware of the tension, and he is told that the tension is what is in the present, and he has to go to the opposite state and he has to let go of the tension and he learns to relax all muscles. तो सिंपल बात क्या है कि जैसे एग्जांपल प्रैक्टिकल यहाँ दिखा रहा हूँ कि जैसे ये आर्म की मसल है, इसे रिलैक्स करना सिखा रहे हैं, तो थेरेपिस्ट बोलेगा ये देखो, टाइट करो मसल को, टाइट करो। तो कुछ टेंशन मसल में महसूस हो रही है, टाइटनेस की फीलिंग आ रही है, ये तुम्हारा प्रेजेंट मेंटल स्टेट है। अब इसे रिलैक्स करो, रिलैक्स करो,
रिलैक्स करो। अच्छा लगा ना? अब ये तुम्हारा रिलैक्स स्टेट है, इसी मेंटल स्टेट में तुम्हें जाना है। तो सेम चीज़ अपने माइंड के साथ करो कि टेंशन है, अब टेंशन को लेट गो कर दो, रिलैक्स हो जाओ। ये चीज़ होती है प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। दूसरा तरीका है मेडिटेशन, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो बिहेवियर थेरेपी पे क्वेश्चन आए तो 3-4 नंबर में ये लिख देना। 6 नंबर का है, हम आगे दिखा रहे हैं क्या पढ़ेंगे। मेन टॉपिक इस पे तो 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है आए। तो बिहेवियरल टेक्निक्स, स्पेसिफिक क्या क्या टेक्निक यूज होती हैं बिहेवियर थेरेपी में, इसका कोड है मैन पीटीएसडी। जैसे पीटीएसडी एक डिसऑर्डर होता है ना, तो एक मैन को पीटीएसडी हो गया, उसके लिए हम बिहेवियर टेक्निक यूज कर रहे हैं। ये इस तरीके से याद कर लेना। इसको हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है। देखो मैन में एम से है मॉडलिंग, ए से है एवर्सिव कंडीशनिंग, एन से है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पी से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, टी से टोकन इकोनॉमी और एस डी से है पूरा एक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये सब डिपेंड करता है थेरेपिस्ट की स्किल पे। स्किल किस चीज़ में? जब थेरेपिस्ट के पास स्किल होगी तभी वो बिहेवियर एनालिसिस अच्छे से कर पाएगा और सही ट्रीटमेंट टेक्निक्स चूज कर पाएगा। बिहेवियर टेक्निक्स, प्रिंसिपल क्या है बिहेवियर टेक्निक्स को यूज करने का? क्या लिखा है मैंने, ये AAL। अच्छा, रिड्यूस अराउजल लेवल ऑफ क्लाइंट, वही क्लाइंट की एंजाइटी कम करनी है एक तरह से। ऑल्टर द बिहेवियर, बिहेवियर चेंज करना है थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग विद रीइंफोर्समेंट्स और विकेरियस लर्निंग प्रोसीजर्स, मतलब सोशल लर्निंग, इमिटेशन वाली थियरी। इन तीनों थियरीज को यूज करके और रीइंफोर्समेंट को चेंज करके हमें बिहेवियर को ऑल्टर करना है। टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, तो एन से हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देखते हैं पहली टेक्निक। Some responses that lead organisms to get rid of painful stimuli or avoid an escape. And the person moves away from dangerous stimuli because of the negative reinforcement. Example, cold में जैसे हम वूलन क्लोथ्स पहन लेते हैं या आग जला लेते हैं या हीटर के पास बैठ जाते हैं, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सिंपली एक ऐसा स्टिम्युलाई जो कि पेनफुल हो और जिसे हमें अवॉइड और एस्केप को वो रीइंफोर्स करे, ताकि हम जब भी उस स्टिमुलाई के पास जाएं तो हम उससे दूर जाने की कोशिश करें। जैसे कि ठंड लग जाती है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं। बचपन से हमें पता है कि आग में उंगली डालोगे तो जल जाएगी, इसलिए हम आग में उंगली नहीं डालते और आग से दूर रहना सीख लेते हैं। ये चीज़ होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। एग्जाम्पल, जैसे टीचर पनिशमेंट देते हैं लेट आने पे, तो वो क्यों देते हैं पनिशमेंट? की जब तुम लेट आओगे, खड़े रहोगे, तुम्हें बुरा लगेगा, पनिशमेंट मिली मुझे, तो इससे क्या होगा कि अगले दिन तुम जल्दी जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हारे जल्दी आने का बिहेवियर रीइंफोर्स हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि लेट आओगे तो पनिशमेंट मिलेगी। और ये दो मेजर टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यही है, और एक है एवर्सिव कंडीशनिंग, दूसरी रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। जो हमारा अनवांटेड बिहेवियर है उसको हम किसी और वही नेगेटिव स्टिमुलाई के साथ, पेनफुल स्टिमुलाई के साथ लिंक कर देते हैं। जैसे एक अल्कोहलिक व्यक्ति है, वो जब उसे शराब सुंघाई जाती है और उसी के साथ उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, तो बार बार रिपीटेडली ऐसा करने से शराब की स्मेल भी इलेक्ट्रिक शॉक की जितनी अवर्सिव हो जाती है, दर्दनाक हो जाती है, इससे वो अल्कोहल पीना छोड़ देता है। अगला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जो रेयरली अडाप्टिव बिहेवियर होता है, जो वांटेड बिहेवियर होता है, उसे इंक्रीज करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है, यानी जो चीज़ उस बिहेवियर को इंक्रीज करे। एग्जाम्पल कि जब भी बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट करे तब मम्मा उसके लिए फेवरेट डिश बनाए, इससे उसके होमवर्क कंप्लीट करने वाले बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट मिलेगी और वो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वो रोज रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि होमवर्क कंप्लीट करेगा तो पिज्ज़ा पास्ता बर्गर बनेगा। इसी में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड है टोकन इकोनॉमी। तो जो पेशेंट्स होते हैं या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स वाले बच्चे होते हैं, वो जब भी अब एक वांटेड बिहेवियर प्रदर्शित करें तो उन्हें एक टोकन दिया जाता है, एक छोटी सी करेंसी टाइप दी जाती है, जिसे बाद में वो कुछ दिनों में कलेक्ट करके, इकट्ठा करके एक्सचेंज कर सकते हैं आउटिंग या ट्रीटमेंट या किसी खाने की ट्रीट के लिए। ये हो गया एक तरह से पुण्य कमाने वाली बात कि तुम जितनी बार अच्छे काम करोगे तब तब तुम्हें मैं एक एक टोकन दूंगा, और उसके बाद हम टोकन्स को तुम खरीद बेच सकते हो मुझसे कोई भी आउटिंग या ट्रीट लेने के लिए।
डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साथ में दी जाती है ताकि वांटेड बिहेवियर इंक्रीज हो जाए और साथ ही साथ अनवांटेड बिहेवियर साइमल्टेनियसली कम हो जाए। इसका एक और इजी तरीका है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ वांटेड बिहेवियर। पर अनवांटेड बिहेवियर पे तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देनी है बच्चे को, सिर्फ उसे इग्नोर कर देना है। ये लेस पेनफुल मेथड है और इफेक्टिव भी है। एग्जाम्पल, एक लड़की है बच्ची जो जैसे मूवी देखने जाना है और वो मूवी देखने के लिए बहुत ज़्यादा रोती है और चिल्लाती है। अब एक तरीका तो ये है कि जब वो ना रोए तो पेरेंट्स उसकी तारीफ करें, मूवी दिखाने ले जाएं, और जब वो रोए तो पेरेंट्स उसे डांटें। पर इससे क्या होगा कि वो और ज़्यादा रूड बन जाएगी अगर उसे डांट पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बच्चे को रोते हुए छोड़ दो, उसे इग्नोर कर दो। कुछ टाइम बाद वो खुद रोते रोते शांत हो जाएगा और शांत हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट में क्या करेंगे कि जब वो रोए तब तो उसे इग्नोर कर दो, और जब वो नहीं रोए और पोलाइटली पूछे मूवी के लिए तब उसे मूवी दिखाने ले जाओ। इससे उसके पोलाइटली पूछने का बिहेवियर इंक्रीज होगा। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ये दी थी वॉल्प ने। ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है इरेशनल फियर्स और फोबियाज के लिए। अब सिस्टमैटिक का मतलब है कि इसमें कुछ सीक्वेंस में प्रोसीजर यूज हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे थेरेपी में। और डिसेंसिटाइजेशन, अब फियर्स और फोबिया कब होते हैं, जब हम किसी छोटी सी चीज़ के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं चिपकली की फोटो देख के डरने लग जाते हैं, तो उनकी वो सेंसिटाइजेशन को कम करना, डिसेंसिटाइजेशन। सिंपल इसका प्रोसेस देखते हैं। क्लाइंट को इंटरव्यू करता है थेरेपिस्ट और एक लिस्ट बनाता है फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस की, कि उसे किस किस चीज़ से डर लगता है। क्लाइंट और थेरेपिस्ट साथ में उसे अरेंज करते हैं एक हायरार्की में। सबसे नीचे होती हैं सबसे कम एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, सबसे ऊपर होती हैं सबसे डरावनी चीज़ें। जैसे कि किसी को वही चिपकली से डर लगता है, तो सबसे ज़्यादा डर तब लगेगा, मान लो किसे कब लगेगा, तुम्हें भी कब लगेगा, जब चिपकली तुम्हारे हाथ पे बैठी हो, एकदम से ऊपर से गिर गई। तो इस चीज़ को हम सबसे ऊपर रखेंगे। और सबसे नीचे रखेंगे मान लो छिपकली की फोटो देखना, उसके ऊपर हो जाएगा एक नकली छिपकली असली में देखना, उससे ऊपर हो जाएगा असली छिपकली को चलते हुए देखना, उससे ऊपर हो जाएगा कि कटी हुई पूंछ वाली छिपकली को देखना, और सबसे ऊपर हो जाएगा छिपकली को छूना। तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस में उस चीज़ को हम अरेंज करेंगे। इसमें यूज होता है रिलैक्सेशन प्रोसीजर। तो थेरेपिस्ट क्लाइंट को रिलैक्सेशन प्रोसीजर सिखाता है और क्लाइंट को बोलता है कि रिलैक्स हो जाओ, अब धीरे धीरे सबसे कम फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन को इमेजिन करो। तो इमेजिन करो कि तुम एक छिपकली की फोटो देख रहे हो फोन में, ये सबसे कम फियर प्रोवोकिंग है। पर अगर तुम्हें थोड़ी सी भी टेंशन या फियर महसूस हो तो तुरंत सोचना छोड़ दो, क्योंकि इसमें देखो मेन प्रिंसिपल ये है इस थेरेपी का कि रिलैक्सेशन जो है वो फियर से ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जैसे ही फियर रिलैक्सेशन के ऊपर पहुंचे वैसे ही छोड़ दो, आंखें खोल लो। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब रिलैक्सेशन और स्ट्रांग होता रहेगा तो ज़्यादा सीवियर फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन को इमेजिन करो। जैसे अब चलो हम सिर्फ फ़ोन में फ़ोटो देखने से बढ़कर आगे बढ़ते हैं और असली छिपकली देखने को इमेजिन करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वो अपने एनजाइटी वाली सिचुएशन इमेजिनेशन को बढ़ाता जाएगा और उसे रिलैक्सेशन से ओवरकम कर लेगा। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टू फियर। ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन पे। इनहिबिशन का मतलब किसी एक चीज़ को दबा देना। तो जब दो म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिलैक्सेशन और एंजाइटी, तो जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है वो वीकर फोर्स को इनहिबिट कर देता है, दबा देता है। जैसे यहाँ पे जब हमारी रिलैक्सेशन जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो छोटे छोटे डरों को ओवरकम कर लेता है, दबा देता है। और द क्लाइंट लर्न्स टू टॉलरेट प्रोग्रेसिवली टू ग्रेटर लेवल्स ऑफ एंजाइटी एंड रीच अ रिलैक्स स्टेज। अगला है तरीका मॉडलिंग। मॉडलिंग ये बंदूरा वाली थियरी। क्लाइंट लर्न्स बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग द रोल मॉडल। और बहुत सारी सिचुएशंस में थेरेपिस्ट खुद ही रोल मॉडल होता है। तो थेरेपिस्ट कोई एक्ट करके दिखाता है और क्लाइंट उसे कॉपी करता है, ऑब्जर्व करता है। इसमें आ जाते हैं विकेरियस लर्निंग प्रोसीजर्स। ये होते हैं लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स और विद रिवॉर्डिंग द स्मॉल चेंजेस। तो हमें जो क्लाइंट जो है वो रोल मॉडल्स को ऑब्जर्व भी करता है और साथ में अपने बिहेवियर में जब चेंज लाता है तो उसे रिइंफोर्स भी किया जाता है। इससे वो धीरे धीरे रोल मॉडल का बिहेवियर एक्वायर कर लेता है। यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी हमारी खत्म हुई।
आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। मैंने सोचा 1 घंटे में वीडियो ख़त्म कर दूंगा, पर ज़्यादा लग जाएगा। देखें कितनी बची, 1 2 3 4 5 पेज हो गए हैं, और 1 2 लगभग 3 ही पेज बचे हैं। वाह, जल्दी करते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है? कॉग्निटिव थेरेपी में क्या है? फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स। कॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग प्रोसेस। तो कॉज ऑफ डिस्ट्रेस है इरेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स। देख लेना ध्यान से, जहाँ भी इरेशनल थॉट्स और बिलीव्स नाम हो वहाँ कॉग्निटिव थेरेपी है। और कॉग्निटिव थेरेपी में 2 थेरेपी हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट हैं। पहले हैं एल्बर्ट एलिस, इनकी है रैशनल इमोटिव थेरेपी। रैशनल से तुम समझ लो कि इरेशनल थॉट्स को हमें रैशनल बनाना है, और ये कुछ इमोशन वगैरह से रिलेटेड है, पता नहीं। अब ये एलिस की आरईटी है, इसे याद कैसे करना है? इसमें एक पॉइंट होता है एबीसी एनालिसिस। अब ये एलिस जो है उसे मान लो एलाइस एंड वंडरलैंड वाली एलिस, ठीक है? तो ये एलिस हो गई, और ये एबीसी पढ़ा रही है एल्बर्ट भाई को। ये रे एल्बर्ट भाई। हाँ, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे याद कर लो ना, एल्बर्ट एलिस रैशनल इमोटिव थेरेपी, ठीक है? इसकी सेंट्रल थीसिस है कि इरेशनल बिलीफ्स मीडिएट बिटवीन एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। आगे हम पढ़ेंगे कैसे। इसका पहला स्टेप होता है एबीसी एनालिसिस। तो क्लाइंट को इंटरव्यू करके उससे 3 चीजें क्लियर कराई जाती हैं कि एंटीसीडेंट इवेंट क्या था। एंटीसीडेंट इवेंट जैसे हमने बिहेवियर थेरेपी में पढ़ा था, जिसने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को पहली बार कॉज किया, जिसमें ये रूटेड है। इस चीज को हम नोट कर लेते हैं। अब एंटीसीडेंट इवेंट के बाद क्या है, उससे कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स पे बेस्ड नहीं है, वो हमारे एटीट्यूड पे बेस्ड है, हमारे थिंकिंग पे। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव बातें सोचेंगे तो हम गलत स्थिति में भी ये समझ लेंगे, अच्छा चलो जो होता है अच्छा होता है, भगवान जो करते हैं अच्छा अच्छे के लिए करते हैं। पर अगर हम नेगेटिव थिंकिंग करेंगे कि मैं बहुत बेकार हूँ, तो हमें एनजाइटी वगैरह होगी ही। तो इंटरव्यू करके फाइंड करते हैं क्लाइंट के इरेशनल बिलीफ्स को। इरेशनल का मतलब है जो कि एम्पेरिकल एविडेंस पे बेस्ड नहीं है। इनमें आ जाते हैं मस्ट और शुड वाले बिलीफ्स। जैसे किसी का बिलीफ हो गया कि एवरीवन शुड लव मी, या ह्यूमन मिजरी इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो होता है वो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो या फिर जैसे हो जाता है आई एम अ फेलियर, आई एम वेरी स्टूपिड। तो ये इरेशनल बिलीफ्स हो जाते हैं। इन चीज़ को हमें चेंज करना पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति है जो ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। अब वो सोच रहा है द ट्रैफिक शुड मी मूव फास्टर, या फिर लोगों में तो बिल्कुल सिविक सेंस ही नहीं है, कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, सबको रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब उसके कहने से तो कोई रूल्स फॉलो करेगा नहीं। तो यहाँ पे उसे अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने बिलीव्स को चेंज करना है। उसे ये बिलीफ हटा देना है कि सबको रूल्स फॉलो करना जरूरी है, और उसे ये सोचना है कि हाँ, यहाँ पे हमारे देश में, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते। अब हमें डेली लाइफ में उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें खुद को चेंज करना है, ना कि हमारे कुछ इरेशनल बिलीव्स के जरिए स्ट्रेस लेना है। ठीक है? एक एग्जाम्पल है कि एंटीसीडेंट इवेंट हो गया एग्जाम में फेल होना। हाँ, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया था किसी पिछले साल के पेपर में, कि एबीसी का एक पूरा एग्जाम्पल खुद केस बना के दो। तो इसमें केस कैसे बनेगा? एंटीसीडेंट इवेंट है एग्जाम में फेल होना, बिलीफ है आई एम यूजलेस, या फिर माई होल लाइफ इज डिपेंडेड ऑन दिस एग्जाम, ऐसे करके बिलीव्स। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? एंजाइटी और डिप्रेशन। अब इसको अगर हमें रैशनल बनाना है तो क्या करेंगे? तो बिलीफ की जगह हम कर देंगे वी मस्ट नीड टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, और कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा कि हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो ऐसे काम करती है थेरेपी। अब ये तीसरा पॉइंट है कॉन्सिक्वेंस। तो दिस डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ एंटीसीडेंट इवेंट ड्यू टू इरेशनल बिलीव्स लीड टू कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस होता है नेगेटिव इमोशंस एंड बिहेवियर्स। सिंपल एबीसी एनालिसिस समझ आ गई होगी। अब देखते हैं प्रोसेस यूज्ड एन आरईटी टू रिफ्यूट इरेशनल बिलीव्स। इन्हें चेंज करने के लिए यूज होती है नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग विच इज जेंटल विदाउट प्रूविंग एंड बीइंग डायरेक्टिव। तो वही बिल्कुल अटैकिव नहीं होती, या फिर थेरेपिस्ट सीधे सीधे क्लाइंट को बता नहीं देता कि ये तुमने गलत थिंकिंग पैटर्न है, इसे चेंज कर लो। नहीं, धीरे धीरे नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग होती है। वो उससे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो कि उसे और ज्यादा सोचने पे विवश कर दें। द क्लाइंट नीड्स टू थिंक डीपर
एंड द क्लाइंट स्लोली चेंजेस इरेशनल बिलीव्स एंड चेंजेस द फिलोसफी ऑफ लाइफ। वो अपने जो बिलीव्स हैं उन्हें रिप्लेस कर देता है रैशनल बिलीफ सिस्टम से। तो ये समझ लो जैसे सोक्रेटिस का वो था ना कि वो सवाल पूछता था धीरे धीरे करके और लोगों को यस बोलवाता था और लोग धीरे धीरे उसकी बात मान लेते थे। वही सेम चीज ये थेरेपिस्ट आरईटी में यूज करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन पूछ के उनके बिलीव्स को रैशनल बनाना। और बिलीफ रैशनल हो जाएंगे तो साइकोलॉजी का डिस्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। जैसे कि भाई बच्चे का एग्जाम्पल था कि उसे ये बिलीफ दिलाना कि अच्छा तुमने तुम्हारे नंबर कम आए तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें दिमाग नहीं है। तो नहीं, ऐसे तो बात नहीं है। पर तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी? तो तुम्हें क्या लगता है कि नंबर के लिए क्या ज़रूरी है? पढ़ाई करना। तो क्या तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्या तुम अगले एग्जाम में पढ़ाई करोगे? हाँ, मैं अगले एग्जाम में पढ़ाई करूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। और एरन बैग की भी सिमिलर थेरेपी है, थोड़ी सी अलग पढ़ते हैं। तो अगर कॉग्निटिव थेरेपी पे क्वेश्चन आए तो वैसे तो ऐसे आता है, डिफाइन द कॉग्निटिव थेरेपी एंड एक्सप्लेन एनी वन और टू। तो ठीक है, एक लाइन में बस एक पॉइंट में ये डिफाइन करना है, फिर ये सब डिफाइन कर देना है। एरन बैग अब ये बैग बना रखी है। अब इनकी थी देखो डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की थेरेपी है। तो ये थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी बैक है, टेढ़ी कमर है किसी की, तो एरन बैग। ठीक है, इन एरन बैग की मेन थियरी थी थियरी ऑफ डिस्ट्रेस रिलेटेड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो मेन इनकी थियरी इन दो चीज़ों के लिए, एंजाइटी और डिप्रेशन। इसे कहते हैं कॉग्निटिव, ये कॉग्निटिव थेरेपी है। इनका देखो क्या है, इनके अजम्पशंस क्या है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय फैमिली एंड सोसाइटी डेवलप कोर स्कीमास और सिस्टम्स विच शेप आवर बिलीव्स एंड एक्शन पैटर्न्स। बिल्कुल छोटे बचपन में हमारे जो पेरेंट्स का बिहेवियर होता है हमारे साथ या और सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है, वो हमारे कोर स्कीमास मान लो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉग्निशन, जो हमारे डीप रूटेड बिलीव्स और एक्शन पैटर्न्स होते हैं, जो पूरी जिंदगी भर हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो कोई बचपन में किसी को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो वो समझेगा कि हाँ, दुनिया बहुत अच्छी चीज़ है और सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। पर वहीं बचपन में किसी को पेरेंट्स का प्यार ना मिले या फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डांटते हों उसे, या कुछ लोग बच्चे उसे बचपन में बुली करते हों, तो उसकी एक बिलीफ बन जाएगी कि नहीं, दुनिया बहुत बुरी है, या फिर मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इस तरह के बिलीफ बन जाते हैं। इन्हें कहते हैं हम कोर स्कीमास, जो दिमाग में बच्चे की चीज़ें बैठ जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, अब बच्चा बड़ा होता है तो मान लो कोई क्रिटिकल इंसिडेंट हो गया, जब उससे इसके कोर स्कीमास एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके माइंड में पॉपअप होने लगते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। एग्जाम्पल, जैसे मान लो स्कूल में किसी ने उसका मजाक उड़ा दिया, अब उसे एकदम से बचपन की बात याद आ गई कि हाँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, और फिर उसके नेगेटिव ऑटोमेटिक, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आप दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ऑब्सेशन की तरह आते रहते हैं। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं persistent irrational thoughts. Example, nobody loves me or I am stupid. Negative automatic thoughts are characterized by cognitive distortions. तो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स का एक फीचर हो गया कि इनमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते हैं। डिस्टॉर्टेड रियलिटी, दीज आर वेज ऑफ थिंकिंग विच आर जनरल इन नेचर, बहुत ज़्यादा ओवर जनरलाइज्ड होते हैं, छोटी सी स्थिति से बहुत बड़े बड़े नेगेटिव कंक्लूजन बना देते हैं। बट डिस्टॉर्ट रियलिटी इन अ नेगेटिव मैनर, सच को नहीं समझ पाते। हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त बिल्कुल कोई मजाक ही कर रहा हो, या फिर वो बच्चा ही बदतमीज है, उसकी आदत है बकवास करने की, पर तुमने सोच लिया नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ, बचपन से ही बेवकूफ़ हूँ। तो रियलिटी डिस्टॉर्ट हो गई। अब देखो, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी के बारे में आ गया, तो तुम्हें एक लाइन में डिफाइन करना था, एक लाइन में एग्जाम्पल देने थे। एग्जाम्पल यही होगा इसमें। अब dysfunctional cognitive structures are these patterns of thought that lead to errors of cognition about social reality. तो ये पूरे जो हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, थिंकिंग पैटर्न बना हुआ है ना, नेगेटिव और डिस्टॉर्टेड, इस सबको कहते हैं डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ये हमें सोशल रियलिटी को के बारे में सोचने में एरर्स क्रिएट करते हैं। ये होते हैं पैटर्न्स। और रिपीटेड ऑकरेंस ऑफ नेगेटिव थॉट्स लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सिंपल। अब थेरेपी का जो प्रोसीजर है वो देखते हैं क्या है। ये तो अब तक हमने प्रॉब्लम समझी, इनकी एरन बैग की थियरी समझी। अब थेरेपी है, थेरेपिस्ट यूजेस क्वेश्चनिंग विच इज जेंटल एंड नॉन थ्रेटनिंग डिस्प्यूटेशन ऑफ क्लाइंट्स बिलीव्स एंड थॉट्स। डिस्प्यूटेशन का मतलब है कि
उसके थॉट्स को अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जो क्लाइंट के इरेशनल बिलीव्स को या उसके नेगेटिव थॉट्स को अपोज कर रहे हैं, उसकी या फिर उसको दूसरी डायरेक्शन में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल, अगर वो कह रहा है कि नो वन लव्स मी, तो थेरेपिस्ट उससे पूछेगा वाई शुड एवरीवन लव्स यू, वाई शुड एवरीवन लव यू, या फिर आप में क्या क्या अच्छाई है। वो नेगेटिव चीज पे फोकस नहीं करेगा और उसे दूसरी तरफ उसके माइंड को डाइवर्ट करेगा। या व्हाट डज इट मीन टू यू टू सक्सीड, अगर वो कह रहा है आई एम अ फेलियर, मुझे कभी सक्सेस मिल नहीं सकती, तो क्लाइंट पूछेगा अच्छा तो तुम सक्सेस तुम्हारे लिए है क्या, और तुम सक्सेस के पास कैसे पहुंच सकते हो, ऐसे करिए। इससे क्लाइंट को इंसाइट मिलती है अपने खुद के डिसफंक्शनल स्कीमास में। क्लाइंट खुद सोचता है अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल फालतू फालतू बातें सोच रहा हूँ, असली में तो सब कुछ ऐसा है ही नहीं, मेरी थिंकिंग पैटर्न्स कितने डिस्टॉर्टेड हैं, अब मुझे इन्हें चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी। इससे उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स ऑल्टर हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि इस पूरी थेरेपी का एम है। तो इस कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग से ही उसके रैशनल बिलीफ्स को रैशनल करना, उसके नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव बनाना, इसी से एंजाइटी और डिप्रेशन कम हो जाता है। अब देखो, ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है ना, ये बिहेवियर थेरेपी का ही एक पार्ट होती है एक तरह से, और ये स्पेसिफिक लर्निंग, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फोकस करती है। साइकोडायनेमिक जो साइको एनालिस्ट होता है ना, थेरेपिस्ट साइकोडायनेमिक वाला, ईगो सुपर ईगो वाला, वो ओपन नहीं होता, क्योंकि उसे वो बस हर चीज को वो क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन उसे खुद करनी पड़ती है, क्योंकि हमने पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। अब ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना कोई सेंस इतनी नहीं बनी, पर ठीक है। इसके विपरीत जो बिहेवियर और कॉग्निटिव थेरेपिस्ट होता है वो ओपन होता है और क्लाइंट से टेक्निक्स को ओपनली शेयर भी करता है, और ये 10 to 20 सेशंस में ही लास्ट करती हैं कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपीज। अब इसमें एक और नई थेरेपी आई है बहुत मॉडर्न टाइम में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज में कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपीज को कंबाइन कर दिया गया है। ये शॉर्ट है, इजी है और एफिकेशियस भी है। ये बहुत ज़्यादा अलग अलग डिसऑर्डर्स में यूज़ हो सकती है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एट्सेट्रा। इसकी थियरी को समझते हैं। ये मानती है कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के ओरिजिन होते हैं वो बायोलॉजिकल भी होते हैं, यानी जो फैक्टर्स होते हैं प्रॉब्लम के, बायोलॉजिकल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं यानी बिहेवियर और थॉट्स और इमोशन से रिलेटेड, और सोशल भी होते हैं यानी रिलेशन से रिलेटेड। तो ये बायो साइको सोशल तीनों अप्रोचेस को यूज करती है थेरेपी साइकोपैथोलॉजी को एक्सप्लेन करने में, बीमारी को एक्सप्लेन करने में। अब जो बायोलॉजिकल दिक्कतें हैं उन्हें कैसे इम्प्रूव करेंगे, रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स को, वो मेडिटेशन और मसल रिलैक्सेशन सिखा के टेंसनेस को कम करना है। साइकोलॉजिकल दिक्कतों को हम कम करेंगे बिहेवियर और कॉग्निटिव टेक्निक से, जो हमने अभी पढ़ी थी। और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक करेंगे हम एनवायरनमेंट मैनिपुलेशन से, ताकि उसका मूड अच्छा रहे और उसकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हों। दिस थेरेपी कंबाइंस कॉग्निटिव एंड बिहेवियर टेक्निक्स। सिंपल 3-4 पॉइंट इजी से लिख देना। अब ये हमारी लास्ट कैटेगरी शुरू होती है, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। देखो, इसमें 2 वर्ड्स हैं, ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल, दोनों अलग अलग स्कूल्स हैं। ह्यूमनिज्म वाले क्या बिलीव करते हैं कि इंसान गुड होते हैं, उनमें लव की टेंडेंसीज होती हैं, केयर, पोटेंशियल, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या कहते हैं कि हमें लाइफ में मीनिंग निकालना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हमारी पर्पस, मीनिंग, स्पिरिचुअलिटी इन सबसे रिलेटेड है। अब जनरल इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं थेरेपीज का। अब लोनलीनेस, एलियनेशन, इनेबिलिटी टू फाइंड मीनिंग कॉज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। सिंपल लैम, लोनलीनेस, एलियनेशन, मीनिंग, हम 3-4 बार इसी चैप्टर में ये चीज पढ़ चुके हैं। एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ, इनेबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हो और लाइफ का कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, अकेले हो, तो वही एंजाइटी डिप्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। एंड द थिंग्स दैट मोटिवेट आवर बिहेवियर आर, हमें जीने के लिए प्रेरित करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, या हमें कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन क्या होती है, डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ क्या पढ़ा था हमने कि पोटेंशियल रीच करना एट्सेट्रा, या इमोशनल ग्रोथ,
grow emotionally, and self-actualize. Self-actualization is the inborn force that moves the person to become more complex, balanced, and integrated. अलग अलग चीजें करना, बैलेंस रखना सब में, और इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड का मतलब है सेंस ऑफ होल, बीइंग अ कंप्लीट पर्सन, बीइंग द सेम पर्सन इवन विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. तो हम ठीक है बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जब फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तो हमें होता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. जैसे कि हमारे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन होता है उस पे फैमिली और सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. अब सोचो सोसाइटी, हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा 11th में लीगल स्टडीज में. तो सोसाइटी के बनने का एक मेन थियरी ये है कि दुनिया बहुत क्योटिक हो रही थी, लोग क्राइम्स कर रहे थे और किसी पे कोई कंट्रोल नहीं था. तो इसलिए सबने मिलजुल के कुछ कन्वेंशंस बनाए और कॉन्ट्रैक्ट करा, एक राजा अपॉइंट करा जो कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेगा सबके बिहेवियर पे, और अगर कोई उन रूल्स को ब्रेक करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी. पर अब सोसाइटी में, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, पर अब भी नॉर्मली हम देखते हैं कि बिना बात बहुत सारे बिहेवियर्स पे जिनका कोई असली में इतनी बुरी बात नहीं है उनमें, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं. जैसे कि अब ये जो भी है जेई, नीट, यूपीएससी, है ना, यही सब करियर ऑप्शन है इंडिया में. तो अब कोई कहेगा नहीं मुझे म्यूजिशियन बनना है, नहीं मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है. तो हो सकता है कि फैमिली उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए और उसकी लाइफ में भी रिस्ट्रिक्शन हो, उसके खुद को करियर में कंफ्यूजन हो उसे क्या करना है. इसकी वजह से वो उसके अंदर से जो इमोशंस निकलते हैं, आर्ट के एक्सप्रेशन निकलते हैं, वो कर्व हो जाते हैं. तो society thinks that these emotional expression can cause destructive behavior, but these result to destructive behavior and negative emotion, and it hampers the process of emotional integration. तो वो integrated person नहीं हो पाता, एक complete खुद को नहीं बना पाता. जैसे कि वो था real self था ना, जैसा वो सोचता है उसके जो जो wishes हैं वो पूरी नहीं कर पाता. Healing takes place when the client perceives these obstacles and removes them and gains free emotional and is allowed for free emotional expression जो भी है. तो जब क्लाइंट ये दिक्कतों को समझता है कि मेरी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है मेरे गोल के बीच में, और उनको हटा देता है, तो हीलिंग टेक्स प्लेस, उसकी एंजाइटी खत्म हो जाती है. और फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. जो उसके इमोशंस हैं वो खुल के एक्सप्रेस कर पाए, वो हम आगे थेरेपीज में देखेंगे. The therapy is provides a permissive, non-judgmental, accepting atmosphere. वही पान खिलाने वाली बात, permissive, non-judgmental, accepting. ऐसे में क्या होता है कि वो अपने फीलिंग एक्सप्रेशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता है और कॉम्प्लेक्सिटी, बैलेंस और इंटीग्रेशन रीच कर लेता है क्लाइंट. इसमें फंडामेंटल असम्पशन ये है कि क्लाइंट के पास ही फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रोल ओन बिहेवियर, और क्लाइंट ही डिटरमाइन करता है सक्सेस ऑफ थेरेपी. और जो थेरेपिस्ट है वो तो सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, बस उसे धीरे धीरे बात करता रहता है ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ यार मुझसे कोई बात कर रहा है. इसका एम है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस, वो अपने वही मोटिवेशंस को समझे, अपने इमोशंस को समझे. अंडरस्टैंडिंग द यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जैसे वो कौन सी बुक थी, एल्केमिस्ट थी ना एक, उस वो वाली बात हो गई, अपने सपनों को पूरा करना. तो सपना उसका एक यूनिक एक्सपीरियंस हो गया और उसे हमें उसको हमें फुलफिल करना है. तो एक अवेयरनेस हो गई कि हाँ हमारे अंदर की मोटिवेशन क्या है. और सेल्फ ग्रोथ भी होती है इससे, सेल्फ ग्रोथ से हीलिंग भी होती है. सेल्फ ग्रोथ भी क्लाइंट खुद ही करता है, यानी भाई अपनी इमोशनल ग्रोथ, इंटीग्रेटेड बनना, कॉम्प्लेक्सिटी बैलेंस अचीव करना, सेल्फ एक्चुअलाइज करना. तो देखो बहुत ज़्यादा मैंने बकवास कर दिया अभी ये सब समझाते हुए, शायद मुझे सच में समझ नहीं आया इसलिए. पर अगर हम अब ठीक है कंसाइज में देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं, अगर 6 नंबर में हमें लिखने हो. पहला है कि कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस क्या होते हैं, लोनलीनेस, एलियनेशन, मीनिंगलेसनेस और फुलफिलमेंट का लैक. और फिर हम देखते हैं LMCHFPS. एम से मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन हमारी होती है ये थियरी एक्सप्लेन करनी ह्यूमनिज्म वाली, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. डिस्ट्रेस क्यों होता है, जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, इससे फ्रस्ट्रेशन होता है. H से हीलिंग. हीलिंग कब होती है, जब क्लाइंट्स ऑब्स्टेकल समझ लेता है और उसे फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन कर पाता है. और सोसाइटी सबको रिस्ट्रिक्ट करती है. कॉम्प्लेक्सिटी, बैलेंस, इंटीग्रेशन, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस होता है. और थेरेपी जो है वो पान खिलाने वाली होनी चाहिए, परमिसिव,
नॉन जजमेंटल एक्सेप्टिंग होनी चाहिए। और क्लाइंट जो है वही सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, क्लाइंट सब कुछ खुद करता है। और इसमें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ ग्रोथ बढ़ती है। एम इसके हैं, एम ऑफ ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज आर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ ग्रोथ। अब देखते हैं, ये सब तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के बारे में। अब आते हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ये है, ये दी थी, नहीं, इसमें एक पार्ट है लोगोथेरेपी जो दी थी विक्टर फ्रैंकल ने। तो फ्रैंकल ये फ्रैंकेस्टीन बन गया अपना। तो बस नाम याद रखने के लिए कि हाँ कुछ फ्रैंकल करके है, तो लोगोथेरेपी। लोगो का ग्रीक में मतलब होता है सोल, और थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट। तो लोगोथेरेपी इज द थेरेपी ऑफ सोल। ये तुम्हारा बन गया पहला पॉइंट, एस से सोल। दूसरा पॉइंट, एम से मीनिंग मेकिंग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मीनिंग इवन इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस इज कॉल्ड मीनिंग मेकिंग। तो फ्रैंकल क्या कहते हैं, विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, पर हमें लाइफ में के पर्पस को नहीं भूलना चाहिए। हमें हर स्थिति में जीने का कोई मतलब निकालना चाहिए। इनका एक कोट था कि देयर इज नो यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ, नो ओवरऑल पर्पस ऑफ लाइफ, बट द पर्पस ऑफ लाइफ इज व्हाट इट इज इन द प्रेजेंट। यानी कि आज तुम किस लिए जी रहे हो। जैसे कि अभी मेरा प्रेजेंटली पर्पस ऑफ लाइफ है कि मेरे पेपर में अच्छे नंबर आए। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमें कोई लंबा गोल नहीं करना है कि हमें बुढ़ापे तक ये अचीव करना है, नहीं। हमें मीनिंग, लाइफ के एग्जिस्टेंस का मीनिंग कि हम आज क्या क्या पॉजिटिव मीनिंग निकालना है लाइफ में। ठीक है, छोड़ो सब कुछ, छोड़ो छोड़ो, ये सब मेरी फिलोसफी छोड़ो। अब हमें एंड मीनिंग मेकिंग में प्रोसेस होता है फाइंडिंग द स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस। इन्होंने कहा कि हमें इंटीग्रेटेड बनने के लिए अपनी एग्जिस्टेंस का स्पिरिचुअल ट्रूथ जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखो दुनिया में इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतनी सारी फिलोसफीज हैं, सबका एक ही तो पर्पस है कि मरने से पहले क्या था, मरने के बाद क्या है, दुनिया क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है। तो ये स्पिरिचुअल ट्रूथ फॉर एग्जिस्टेंस है कि हम जो जिंदा है तो क्यों है, हम है क्या चीज़। और जैसे एक तो था, हमने साइकोडायनेमिक में पढ़ा था, क्या नाम था, एक हमारा था इंस्टिंक्चुअल अनकॉन्शियस, है ना, जिसमें क्या थे, वो था सेक्स और एग्रेसिव इम्पल्सेस पे बेस्ड पूरा। वैसे ही होता है एक स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस, ये इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे लव, एस्थेटिक अवेयरनेस और वैल्यूज, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, मोरल्स एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं इनकी एनजाइटी को उन्होंने कैसे डिफाइन करा है, प्रॉब्लम क्या होती है लोगोथेरेपी में, मतलब इनमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ये होती है एक न्यूरोटिक एनजाइटीज। न्यूरोटिक एंजाइटीज तब बनती हैं जब लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम अपनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस के एस्पेक्ट से बहुत डीपली अटैच कर देते हैं। कि छोटी सी प्रॉब्लम आ गई और हम सोचने लगो कि मतलब बहुत उसे बड़ा चढ़ा के अपनी एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन से रिलेट कर दो। न्यूरोटिक का मतलब होता है नेगेटिव इमोशंस। अब इसमें जो स्पिरिचुअल एंजाइटी है उसे स्पिरिचुअल एंजाइटी कहते हैं। ये होती है सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी या मीनिंगलेसनेस। फ्यूटिलिटी, भाई कुछ मतलब नहीं पता, हमें लगता है कि लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल एंजाइटी। अब इसे ही कहते हैं एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, भी इसी सेम चीज को कहते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी इज न्यूरोटिक एंजाइटी ऑफ स्पिरिचुअल ओरिजिन। अब लोगोथेरेपी का गोल है helping the client find meaning and responsibility in life irrespective of life circumstances। अब कोई डिप्रेशन में है या कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, उसको हम कैसे समझाते हैं कि लाइफ का पर्पस होता है कुछ, और तुम पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुमसे प्यार करने वाले लोग हैं, तुम्हारे उनके प्रति कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो जो तुम्हें जी के फुलफिल करनी है। और लाइफ का पर्पस है, पर्सनल गोल्स होते हैं। तो ये सब, इन सब को आइडेंटिफाई करना इस थेरेपी का गोल है। अब ये जो गोल्स हैं ये हम क्रिएट नहीं करते हैं कि एकदम से चलो पर्सनल एम्बिशन आए हमने क्रिएट कर दिए कि आज से मेरी जिंदगी का पर्पस ये है, नहीं। हम इन्हें फाइंड करते हैं अपनी असली जीवन में कि कौन कौन से लोग हमसे प्यार करते हैं एक्सेट्रा। थेरेपिस्ट इज ओपन एंड शेयर्स हिज ओन फीलिंग्स, वैल्यूज एंड ओन एग्जिस्टेंस। अब इस प्रोसेस में थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट से ओपनली बात करता है, बहुत इनफॉर्मली, और अपनी लाइफ की फिलोसफी भी उसे एक्सप्लेन करता है ताकि मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथली प्रोसेस चले। और मतलब ये बहुत इनफॉर्मल टाइप की थेरेपी हो गई। He emphasizes on the immediacy of present। पास्ट या फिर फ्यूचर में हमें ड्वेल नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, प्रेजेंट में रहो। आज तुम्हारी लाइफ का क्या पर्पस है, अब तुम्हारी लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, तुम क्यों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें 10 साल और जीना पड़े
तो तुम क्या उसमें अचीव करना चाहोगे? 10 साल नहीं, मतलब हाँ 50-60 साल। और तुमसे प्यार करने वाले कौन कौन से लोग हैं? हेयर एंड नाउ, आज के डेट में। तो एम्फसाइजेज ऑन द इमीडिएसी ऑफ प्रेजेंट। ट्रांसफेरेंस इज डिस्करेज। अब ट्रांसफेरेंस का क्या मतलब है? तो एक साइकोडायनेमिक थेरेपीज का पार्ट था इस चैप्टर में, जो कि सिलेबस से हटा दिया, उसमें ट्रांसफेरेंट वर्ड को एक्सप्लेन करा था। तो ट्रांसफेरेंस उसमें होता है, जैसे हमने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं साइकोडायनेमिक थियरीज में, वो वो क्या सेक्सुअल और एग्रेसिव इम्पल्स की वजह से होती हैं। तो उन इम्पल्स की वजह से क्या होता है कि थेरेपी के प्रोसेस के बीच में जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट के प्रति लव या फिर हॉस्टिलिटी दिखाने लगता है। तो या तो वो थेरेपिस्ट से सेक्सुअली प्यार करने लगता है थेरेपी के बीच में ही, क्योंकि उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है, या फिर बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाता है थेरेपिस्ट के प्रति। तो इसमें इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं, ताकि और थेरेपिस्ट नॉर्मली उससे मतलब इनफॉर्मली बात करता है। हाँ, वैसे सिलेबस में नहीं था, पर ग्लॉसरी में ट्रांसफरेंस था नए सिलेबस की में भी, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, तो लोगोथेरेपी हमारी पूरी हो गई। SMSHSGT। एस से है सोल, एम से है मीनिंग मेकिंग, एस से है स्पिरिचुअल एंड कॉन्शियस, और एन से है, ये एन था, एन से है न्यूरोटिक एंजाइटी, एस से है स्पिरिचुअल एंजाइटी और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, जी से है गोल, गोल वही है मीनिंग मेकिंग, तो मतलब सब कुछ वही है, मीनिंग मेकिंग मीनिंग मेकिंग मीनिंग मेकिंग। और टी है थेरेपिस्ट ओपन और प्रेजेंट पे फोकस है। अब ये एक और ह्यूमनिस्टिक थेरेपी आ गई, कार्ल रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इन्होंने साइंटिफिक रिगर और इंडिविजुअल प्रैक्टिस को कंबाइन करा था। अब हम स्ट्रक्चरल बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है बकवास करने में, तो पॉइंट्स देखते हैं। कार्ल रॉजर्स ने इंट्रोड्यूस करा सेल्फ का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में। सेल्फ, अब तक हमने क्या पढ़ा? देखो, अनकॉन्शियस और मीनिंग और बिहेवियर और लर्निंग, ये सब बड़ा मैकेनिकल सा था। इन्होंने सेल्फ पे इंपॉर्टेंस दी, और इनकी थेरेपी में एम्पथी और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट में हमें आंसर लिखना है। अब देखो, ही ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन साइकोथेरेपी, ठीक है, विथ फ्रीडम एंड चॉइस बीइंग द कोर ऑफ वंस बीइंग। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, तो हमारे पास फ्रीडम और चॉइस की पावर है अगर हम जिंदा हैं, तो हम अपनी लाइफ को खुद शेप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कोर ऑफ बीइंग है। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है, कोई कॉन्शियस है, तो उसके पास फ्रीडम है और चॉइस है कि वो किस बिहेवियर में इंडल्ज होता है। चॉइस ऑफ बिहेवियर, तो सब कुछ क्लाइंट पे डिपेंड करता है, ये कहते हैं। थेरेपी में प्रोवाइड होती है वार्म रिलेशनशिप, ताकि क्लाइंट अपने डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग से रिकनेक्ट कर पाए। तो बात करते करते जो वो अपने एक वो डीपर्सनलाइजेशन से हो जाती है ना, कि वो अपने से खुद से दूर चला जाता है, लॉस्ट फील करता है, तो उसे रिकनेक्ट करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाता है। अब थेरेपिस्ट क्या होता है? वो एम्पैथी दिखाता है। एम्पैथी का मतलब अंडरस्टैंडिंग द एक्सपीरियंस फ्रॉम क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, हमने देखा है। इससे बनती है इमोशनल रेजोनेंस, कि थेरेपिस्ट समझ पाता है कि हाँ, ये जो क्लाइंट है ये मेरे इमोशंस को समझ पा रहा है। और वो प्रोवाइड करता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जिससे होती है टोटल एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब है कि जो उसकी वार्मनेस है, जो वो उसकी पॉजिटिविटी है, वो क्लाइंट कुछ गलत सही कहे उस पर डिपेंड नहीं करती है। थेरेपिस्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अनकंडीशनल वार्मथ से मिलता है ट्रस्ट, और क्लाइंट फील करता है सिक्योर, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्लोर कर पाए, सब कुछ बात कर पाए। और नॉन जजमेंटल होता है, ऐसा वो थेरेपिस्ट डेलिबरेटली क्लाइंट को दिखाता है कि हाँ वो नॉन जजमेंटल है। ये कैसे करता है? वो क्लाइंट को रिफ्लेक्शन देता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब भी क्लाइंट को अपनी कोई बात करता है, तो उसे डायरेक्टली काटने की जगह जो थेरेपिस्ट है वो उसको बहुत और ज़्यादा क्लैरिटी करने के लिए कमेंट्स देता है, जैसे कि रिफ्रेजिंग द क्लाइंट स्टेटमेंट्स। ये सिंपल क्लैरिफिकेशन हो सकती हैं, जैसे कि वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो वो उससे पूछेगा कि अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिकली पूछेगा, कि क्लाइंट को लगे कि हाँ, ये मेरी बात सुन रहा है, जिससे कि उसकी बात मीनिंग, उसकी जो क्लाइंट है उसके जो थॉट्स है उनका मीनिंग एनहांस हो। जैसे कि अब क्लाइंट सोचेगा, हाँ तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर वो सोचते सोचते सोचेगा, अच्छा मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, हो सकता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कर करके। इससे क्लाइंट इंटीग्रेटेड होता है, वो अपने जो इमोशंस है उन्हें अच्छे से समझ पाता है। अब देखते हैं इस थेरेपी के बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हैं, और ए से ARR एडजस्टमेंट,
इमोशनली एडजस्ट हो जाता है, उसकी रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होती हैं, एडजस्टमेंट से ही रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होती हैं, वो अपने इमोशंस को समझेगा तो ये रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गई। आर से क्लाइंट अपने रियल सेल्फ को एक्चुअलाइज कर पाता है। ये रियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट भी रॉजर्स ने ही दिया था, क्योंकि वो अपने इमोशंस, जब उसके रिप्रेस्ड इमोशंस बाहर आ जाएंगे तो वो रियल सेल्फ को एक्चुअलाइज कर लेगा। और थेरेपिस्ट सिर्फ फैसिलिटेटर होता है। अब क्योंकि ये था ना कि बहुत ज़्यादा कर्व होता है, इमोशन एक्सप्रेशन कर्व हो जाता है सोसाइटी में, ऐसा होता है ना, जैसे कि हम हर चीज़ के बारे में खुल के बात नहीं कर पाते। जैसे कोई बोलेगा अरे इतनी सी बात है, ये तुमने बहुत बढ़ा दिया, छोटी छोटी बातों पे रोया मत करो, सब बिल्कुल सोसाइटी में कैसा बिल्कुल टोक नहीं पा जाते हैं, हेल्प कोई नहीं करना चाहता। तो वही चीज़ थेरेपिस्ट उस चीज़ को सॉल्व करता है और जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करता है। तो रिलेशनशिप्स में इसलिए मतलब इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप, एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप। तुम्हारी बात सुनने वाला कोई होना चाहिए जैसे तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो। एक और थेरेपी है इसमें, गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट हमने पढ़ा था 11th में, इसका मतलब होता है होल, जर्मन में। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ना, ठीक है। गेस्टाल्ट थेरेपी दी थी फ्रेडरिक फ्रिट्ज पर्ल्स और इनकी वाइफ लॉरा पर्ल्स ने। इनके गोल्स हैं सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो जो हमारे रिप्रेस्ड इमोशंस हैं उनके बारे में अवेयर होना और उन्हें एक्सेप्ट करना कि हाँ हम ऐसे ही हैं और हम जैसे हैं हम अच्छे हैं। इसमें क्लाइंट को कहा जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए बॉडीली प्रोसेसेस, जो बॉडी में सेंसेशंस होती हैं, और इमोशंस जो कि एंजाइटी वगैरह की वजह से अवेयरनेस से ब्लॉक आउट हो जाती हैं। तो मतलब जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, उस तरह की कोई चीज़ है कि बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करना और इमोशंस को भी ऑब्जर्व करना। और इसका एक जो थेरेपी का एक प्रोसीजर है वो है एक्टिंग आउट फैंटेसीज अबाउट फीलिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो हमारे रिप्रेस्ड इमोशंस हैं या फिर हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें हम रोल प्ले के जरिए एक्ट कर सकते हैं, ताकि वो हो जाए कि मन की भड़ास निकल गई। तो एक सिचुएशन देते हैं और उस पर क्लाइंट को एक्टिंग करनी होती है अपनी फैंटेसीज जो भी उसकी इमेजिनेशन वगैरह जो भी उसके माइंड में चल रहा है। ये ग्रुप सेटिंग्स में भी यूज़ हो सकता है। तो इसके देखो 6 पॉइंट WSBFG। तो W से होल, और F से ये फ्रिट्ज पर्ल्स, नहीं S से क्या था, S से सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये की टर्म्स हैं, ये दोनों तो हर आंसर में यूज करने हैं, सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ एक्सेप्टेंस। B से बॉडी प्रोसेसेस एंड इमोशंस, F से फैंटेसीज एक्ट आउट करना, G से ग्रुप सेटिंग्स। तो चलो हमारा चैप्टर खत्म होने को ही है। ये बायोमेडिकल थेरेपी थी, जैसे हमने देखा बहुत सारी। ये तो बड़े सिंपल डिसऑर्डर थे, एंजाइटी डिप्रेशन, जो बात करके सही हो सकते हैं, पर बहुत सारे सीवियर होते हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलर, जिनके लिए हमें ड्रग्स मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। और कभी इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी भी होती है, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, पर ये सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। हीलिंग फैक्टर्स, थेरेपी में जो हीलिंग प्रॉब्लम सॉल्व डिस्ट्रेस कम करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं, इन्हें कहते हैं टेंट। टेंट मैंने बनाया। T से टेक्निक्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस। तो जो जो क्लाइंट के प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट आ रही है उसका एक कारण है कि जो थेरेपिस्ट है उसने सही टेक्निक्स यूज़ करी हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी एप्लीकेशन भी सही ढंग से हो रही है। जैसे कि बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी में रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसीजर यूज़ होते हैं। तो टी से टेक्निक्स। ई से है हमारा इमोशनल अनबर्डनिंग, जिसे कहते हैं कथारसिस। एमसीक्यू में आ सकता है। कथारसिस का मतलब है इमोशनल अनबर्डनिंग। तो जो स्टार्टिंग के सेशंस होते हैं जिसमें क्लाइंट का इंटरव्यू होता है और ट्रस्ट और कन्फाइडिंग रिलेशनशिप होती है, उसमें क्लाइंट अपने सारे प्रॉब्लम्स थेरेपिस्ट के साथ शेयर कर देता है। इस चीज़ में भी हीलिंग पावर होती है, क्योंकि वही बात ना कि आधी प्रॉब्लम तो किसी से बात करके ही सॉल्व हो जाती है। इसलिए जब भी आपको कोई टेंशन हो तो आप तुरंत किसी दोस्त से या पेरेंट से ओपनली उसके बारे में बात कीजिए, और रोना धोना करना है वो भी कर लो, बस वो चीज़ माइंड से निकाल दो। इसको कहते हैं कथारसिस। और अब ई के बाद टेंट में एन से आता है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि टेक्निक्स पे या मतलब जो जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सब में कॉमन होते हैं, जैसे टेक्निक्स और इम्प्लीमेंटेशन और इमोशनल बर्डनिंग। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, वो अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग थियरीज में अलग होते हैं, क्लाइंट्स में भी अलग अलग हो सकते हैं, थेरेपिस्ट में भी अलग अलग हो सकते हैं। इन्हें कहते हैं वेरिएबल। जैसे मानो तुम्हारी एक जो थेरेपी है वो एक इक्वेशन है, उसमें अब टेक्निक्स और
इमोशनल अनबर्डनिंग, एम्पैथी, ये सब तो फिक्स चीज़ें हैं जो होंगी तो हमें पता है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। पर इसमें कुछ वेरिएबल आ जाते हैं जो कि इसके आउटकम को चेंज कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे क्या है। पहले है पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट वेरिएबल्स नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स में, जो कि पेशेंट और क्लाइंट के अंदर होते हैं, पेशेंट या फिर क्लाइंट के अंदर होते हैं। ये है ME, मोटिवेशन टू चेंज। अब क्लाइंट अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है खुद की स्थिति इंप्रूव करने के लिए तो ऑब्वियस है कि वो उसकी ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा थेरेपी का उसके ऊपर। और इफ़ ही एक्सपेक्ट्स द इम्प्रूवमेंट, अगर उसे विश्वास है कि थेरेपी से मैं सच में सही हो जाऊंगा, तो भी उसका एक मेंटल एटीट्यूड हो गया जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो मोटिवेशन और ट्रीटमेंट में विश्वास उसका। अब थेरेपिस्ट वेरिएबल होते हैं जो कि थेरेपिस्ट के अंदर होती हैं, चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं सब में। पहला है पॉजिटिव नेचर, थेरेपिस्ट का खुद का पॉजिटिव नेचर है तो रिलेशनशिप अच्छी होगी। एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अब ये तो ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो थेरेपिस्ट है उसकी खुद की फिलोसफी, उसके खुद के इमोशन बहुत सॉर्टेड आउट हैं और वो उन्हें समझ सकता है, तो उसका कोई खुद का अपना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और प्रेजेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, सिंपल, थेरेपिस्ट खुद अच्छा है तभी वो क्लाइंट को हेल्प कर पाएगा। तो ये हो गए 10th में। एन अब टी से देखते हैं। टी से है थेराप्यूटिक अलायंस, जो अलायंस है, रिलेशनशिप है, वो खुद एक हीलिंग फैक्टर है, क्योंकि उसमें थेरेपिस्ट की रेगुलर अवेलेबिलिटी होती है, जब भी क्लाइंट को प्रॉब्लम हो वो थेरेपिस्ट से बात कर सकता है, वार्म होती है, और इसमें एम्पैथी होती है, एम्पैथी भी खुद एक हीलिंग फैक्टर है। तो ये थे हमारे 4 हीलिंग फैक्टर्स: 10 टेक्निक्स, इमोशनल अनबर्डनिंग, थेरेप्यूटिक अप्रोच, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब देखते हैं एथिक्स इन थेरेपी। ये बहुत इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है, इससे सिर्फ 3 4 6 नंबर कितने का भी आ सकता है। अब इसमें देखो 6 पॉइंट्स हैं। इसका कोड है HP गुच्ची। H से है रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। सिंपल है, थेरेपी अच्छी होनी चाहिए। ह्यूमन राइट हमने क्या, अरे पॉलिटिकल साइंस में याद है पिछले साल ह्यूमन राइट्स पढ़े थे, तो इमैनुअल कांट थे, कौन थे जिन्होंने इसे डिफाइन करा था, ट्रीट अदर्स लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड। तो अच्छे से क्लाइंट को ट्रीट करना है डिग्निटी के साथ, उसकी बेइज्जती वगैरह नहीं करनी है, रिस्पेक्ट करना है उसे। रेस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। और पी से है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स आर एसेंशियल। ये एथिकल बात हो गई कि अगर थेरेपिस्ट के पास वो मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस स्किल्स है, उसके पास वो क्या कहते हैं उस चीज़ को, डिग्री कहेंगे क्या कहेंगे, जो भी है, प्रोफेशनली वो ट्रेंड है तभी वो थेरेपी करेगा। और जी से है गोल। गोल जो है थेरेपिस्ट के हर एक्शन का एकमात्र गोल होना चाहिए क्लाइंट के पर्सनल डिस्ट्रेस और सफरिंग को कम करना। ये नहीं कि बिना बात की क्लाइंट से बात करने में मज़ा आ रहा है या उससे दोस्ती करनी है तो उससे बात करे, उसका पर्पस होना चाहिए उसकी प्रॉब्लम को कम करना। सी से है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट शुड बी मेंटेन, सिंपल पॉइंट है। और एक और सी है इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी टेकन। कोई भी चीज़ करे उससे पहले क्लाइंट को बता दे कि ये है, इससे ये इम्प्लीकेशन है, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा, और तभी करे जब क्लाइंट अप्रूव कर दे। आई से है इंटीग्रिटी ऑफ थेरेपेटिक रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। इंटीग्रिटी, बहुत अच्छी रिलेशन होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। तो ये एथिक्स हो गए हमारे 6। क्या है HP गुच्ची, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है 3 4 नंबर का, पेपर में बहुत चांस है आए तो। HP गुच्ची HPGCCI करके याद कर लेना। ह्यूमन राइट्स, और P से प्रोफेशनल स्किल्स, और G से गोल, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंसेंट, इंटीग्रिटी। 6 के 6 पॉइंट याद होने चाहिए, एक भी छोड़ मत देना, नंबर कट जाएंगे। यार फ़ोन की बैटरी बहुत कम है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, लगता है इसमें भी 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अगला मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में हम मेडिसिन, ड्रग्स, या जो हमने साइकोथेरेपी पढ़ी थियरीज वाली, ये यूज़ नहीं करते। ये ट्रेडिशनल थेरेपीज हैं, जैसे योगा, एक्यूपंक्चर, हर्बल रेमेडीज, मेडिटेशन, जो कि नॉर्मली एनजाइटी और बहुत सारे डिसऑर्डर्स में यूज़फुल पाई गई हैं। अब ये जो मेडिकल दवाइयाँ हैं, इनसे क्या होता है, इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इनका जो रिजल्ट होता है वो तो बहुत जल्दी आता है, पर साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी जगह पे जो हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं वो हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 5 25 सालों में पॉपुलर हो रही है योगा और मेडिटेशन। योगा सबको पता है, योगा क्या होता है, इसमें आसन होते हैं जो कि बॉडी पोस्चर होते हैं, और प्राणायाम होती हैं जो कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस होते हैं। तो आसन करते करते हम कॉम्बिनेशन भी होती है, जैसे सूर्य नमस्कार की, आसन करते करते प्राणायाम भी करना है, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट।
तो ये तो योगा का सिर्फ एक एस्पेक्ट है, और पतंजलि ऋषि के योग सूत्र थे, उन्होंने अष्टांग योग लिखा था, उसमें तो 8 प्रकार के योग बताए गए हैं। पर आज जो हम योगा शब्द यूज करते हैं वो आसन और प्राणायाम के लिए ही करते हैं। तो योगा हो गया। दूसरी टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन होती है अटेंशन फोकस करने के लिए। अटेंशन फोकस किस पे होती है? ब्रेथ पे। जैसे आंख बंद करके वो प्राणायाम टाइप करते हैं कि ब्रेथ पे फोकस करो, और किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी मंत्र पे या किसी थॉट पे या किसी साउंड पे, किसी भी चीज पे हो सकती है, बस हमें ध्यान लगाना है। विपासना मेडिटेशन होती है, वो उसमें क्या है, अटेंशन नहीं होती है, वो माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन होती है। माइंडफुल मतलब हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। इसमें हम पैसिवली ऑब्जर्व करते हैं अपने बॉडी सेंसेशंस और थॉट। इसमें कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसकी हम साधना करें, है ना। इसमें बस हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, क्या सेंसेशन आ रही हैं, आवाज़ें सुनते हैं, या माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, पर इन्हें हम पैसिवली ऑब्जर्व करते हैं। इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ऊपर ऊपर से सब कुछ देख लेते हैं। तो ये फ़ायदा करती है डिप्रेशन के प्रिवेंशन में। कैसे? कि इससे हम इमोशनल स्टिमुलाई को और अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे कि बायस कम होता है। तो हम अपने पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, सबको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली एक ऊपर से समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब नेगेटिव थॉट्स के अंदर घुस जाओगे, है ना, तो तुम उसके अंदर ट्रैप हो जाओगे, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, नेगेटिविटी में फंस जाओगे। इसलिए आंख बंद करके ऊपर से देखो क्या थॉट आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है, सांसें कैसी चल रही हैं, बॉडी बिल्कुल सही है, तो क्या दिक्कत है। तो इससे डिप्रेशन क्या हो सकता है? बाई प्रोसेसिंग इमोशनल स्टिमुलाई बेटर एंड प्रिवेंटिंग बायसेस टू नेगेटिव थॉट्स। ओके, अब देखते हैं एक नए तरह का योग है सुदर्शन क्रिया योगा। इसमें होती है रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स, बहुत तेज तेज सांस लेना है, जिससे कि हाइपर वेंटिलेशन होती है। तो इसका मतलब कि माइंड तक बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, तो हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। ये बेनिफिशियल है, लो कॉस्ट है और लो रिस्क है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। और ये यूजफुल है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी, सब्सटेंस अब्यूज, क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन के लिए। हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ इसमें एमसीक्यू या मैथ द फॉलोइंग में आ सकता है कि किस टेक्निक से कौन सा डिसऑर्डर सही हो सकता है। तो विपासना का था अपना डिप्रेशन, ऐसे ही सुदर्शन क्रिया योग में मेन है पीटीएसडी। अब ये एक पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन की तरह यूज होता है, यानी कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो पीटीएसडी विक्टिम्स हो उन्हें एसकेवाई सिखाओ, मास डिजास्टर्स और सर्वाइवर्स के लिए, उनके पीटीएसडी को क्योर करने के लिए। और सब्सटेंस अब्यूज को भी कम करने में यूजफुल है, जैसे जो अल्कोहलिक होते हैं उनका अल्कोहलिज्म इससे कम हो सकता है, और उनके स्ट्रेस कम होता है, उनके डिप्रेशन भी कम हो सकता है। डिप्रेशन के लिए यूजफुल है ये निमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस है। इनकी स्टडी में बताया गया कि ये डिप्रेशन के लिए भी एसकेवाई यूजफुल है, डिप्रेशन कम करने के लिए। और स्ट्रेस और मेडिकल इलनेस को कम कर देता है, जो भी है स्ट्रेस से होने वाली मेडिकल इलनेस को कम कर देता है, और इंसोम्निया को भी कम कर देता है योगा, क्योंकि वो अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। ये जनरल योगा के लिए है। तो इसलिए कहते हैं कि दिन में हमें कुछ बार योगा करना चाहिए, इससे हमारी स्लीप इम्प्रूव होती है। बेड पर लेटते ही नींद आ जाती है, और नींद बहुत अच्छी आती है, क्वालिटी होती है। योगा से इम्प्रूव होते हैं वेल बीइंग, मूड, अटेंशन, मेंटल फोकस और स्ट्रेस टॉलरेंस। प्रॉपर ट्रेनर, हमें एक स्किल्ड टीचर के साथ योगा करना चाहिए, योगा सीखना चाहिए, रैंडम कुछ भी मत करने लगो, और कम से कम 30 मिनट डेली करो, जिससे कि तुम्हारे बेनिफिट्स मैक्सिमम हो। बस इतना करने से ही बहुत होता है। अब आता है कुंडलिनी योगा। ये यूजफुल है ओसीडी में। अब इसे बंद करके सोचो कि तुमने कुंडलिनी शब्द कहाँ सुना है। तो जो ये योगिक प्रोसीजर होते हैं ना, मेडिटेशन वगैरह, या इसमें हमने देखा होगा कि फिगर बना देते हैं, एक स्पिरिचुअल सा योगिक पोस्चर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके अंदर ये चक्र होते हैं। तो ये जो 7-8 चक्र होते हैं बॉडी में, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, इन्हें ही कुंडलिनी कहते हैं। तो वो ऐसे इनका जो प्रोसीजर होता है ऐसे होता है कि एक मंत्र का तुम्हें उच्चारण करना है, और साथ साथ तुम्हें मेडिटेशन करनी है या फिर ब्रीदिंग करनी है। तो इससे तुम्हारी बॉडी पे ये प्रभाव मिले पड़ेगा, तुम्हें ये सिद्धि पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुंडलिनी योगा इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। और इंस्टीट्यूट फॉर नॉन लीनियर साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो, यूएसए ने रिसर्च में पाया है कि ये ओसीडी के ट्रीटमेंट में यूजफुल है। तो कुंडलिनी योगा, ओसीडी, और इसका प्रोसीजर है प्राणायाम प्लस मंत्रा चैंटिंग। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज बस हमारी इतनी है: योगा, मेडिटेशन, विपासना, एसकेवाई और कुंडलिनी योगा। बहुत सिंपल आंसर होगा, देखो।
बस सब चीज़ को हमें 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। और इनमें योगा, मेडिटेशन तो हमें पहले से पता ही है क्या होता है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, रिहैबिलिटेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी का ट्रीटमेंट होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो उसके सिम्पटम को रिड्यूस करना, जैसे कि मान लो कोई स्किज़ोफ्रेनिक है तो उसके डिल्यूजन्स को हर एलिमिनेट करना है ना, या उसके जो और प्रॉब्लम्स है उसे इम्प्रूव करना, या किसी को एंजाइटी है, एंजाइटी कम करना। और उस एक दूसरा पार्ट हो जाता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना।